टेम्परेचर मौसम के हिसाब से अगर आपकी पनीरी स्लो तैयार हो रही है तो आप उसमें खाद ऐड कर सकते हैं, तो उससे पे जरा जल्दी तैयार हो जाती है। कौन सी खाद आपने डॉक्टर साहब ऐड करनी है यहाँ पर और कितनी अमाउंट में ऐड करनी इसमें दो तरह की जाती है, एक डीएपी है, दूसरी नाइट्रोफॉस। हम लोगों ने डीएपी इस्तेमाल की थी और हमारे नेबर्स ने नाइट्रोफॉस, तो दोनों में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान संदस अब्बास। हम आज की जो इस बैठक में सावी जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आया है, वो है चावल की पायदार काश्त। जैसा कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान जो है वो चावल की काश्त के लिए बहुत एफर्ट्स कर रहा है ये सालों से, और वो ऐसे मुकाम पर पहुँच चुका है जहाँ पे हम लोग ज़रिए मुबादला कमा रहे हैं, हम सेल्फ मतलब खुद कफील हैं। और आज की इस बैठक में हम बेसिकली बात करेंगे कि चावल की पैदावार जो है कितनी अहम है, उसकी बुवाई और उसकी काश्त का तरीका किस तरह इन सारे मराहल को जो है वो इफेक्ट करता है। इस पे बात करने के लिए हमारे पास हमारे ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं, मोहम्मद आसिफ साहब, जो कि निपजी में अपनी गिरां कदर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। वेलकम सर। डॉक्टर जी सर, हम आज बात करेंगे चावल की बुवाई काश्त के बारे में कि हमें किन किन मराहिल को जो है वो मद्देनज़र रखना चाहिए ताकि हम हर क्रिटिकल सिचुएशन को जो है वो ओवरकम कर सकें और अपनी पैदावार जो है वो मेंटेन कर सकें। आज हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उनके ऊपर बाकायदा बात करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ जिन पे हम एक एक करके बात करेंगे, और मैं चाहूँगी कि आप टू द पॉइंट बात करें और हमारे पास जो हमारे नाज़रीन हैं उनको टू द पॉइंट जो है वो आंसर मुयसर हो। शुक्रिया। जी जी बिल्कुल। जी जी सुंदर सर, अगर बिफोर गोइंग इनटू सर स्पेसिफिक क्वेश्चंस, स्पेसिफिकली जो कि अभी सोइंग सीजन शुरू हो चुका है, तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका इस सावी की बैठक को ऑर्गेनाइज करने का। तो सावी के बैठक का मकसद ये होता है कि जिम्मेदार इसको जो है अपने जो इस चावल की फसल के मामलात के बारे में जो भी मालूमात लेना चाहते हैं, तो हमारे पास जो एक्सपर्ट होते हैं माशाल्लाह उन्होंने रिसर्च की होती है। तो आज चूँकि हमारे साथ मायानाथ साइंसदान आसिफ साहब मौजूद हैं, जो कि निपजी जो फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा अदारा है, जिसने माशाल्लाह तकरीबन कोई 10-12 के करीब जो है राइस की वैरायटीज तैयार की, इवन ज़्यादा भी होंगी, मुझे माजरत के साथ मुझे ठीक कीजिएगा आसिफ साहब। तो मैं भी आसिफ, आप ओवर टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आप बिफोर हम जंप करें स्पेसिफिक क्वेश्चंस के, तो आप ज़रा बताइए कि जो है चावल की काश्त के लिए इस वक्त हम जो है मई में हैं, जिम्मेदारों ने हमारी अभी गंदम की कटाई कर ली है, तो वो कौन से ऐसे मराहल हैं जो उन्हें अभी मद्देनजर रखने हैं। बिफोर सुंदर, तब तक अब रेडी कर लेती हैं अपनी स्लाइड्स को। जी आसिफ साहब। सब नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। जैसे मेरा तारुफ डॉक्टर साहब ने करवाया है, मैं निपजी में सीनियर साइंटिस्ट काम कर रहा हूँ। तो मैं सावी का मशकूर हूँ कि आज मुझे मौका मिला है फार्मर कम्युनिटी से बात करने का, ताकि मैं अपने जो तजर्बात हैं, जो पिछले हमारे मुख्तलिफ हमारी जिस तरह से हम रहनुमाई कर सकते हैं फार्मर्स की, ताकि मुल्क की पैदावार में, राइस की पैदावार में बेहतरी आए, और अच्छी पैदावार के साथ साथ जो हमारे फार्मर्स के मसाइल हैं तो वो बेहतर तरीके से हल हो सकें। तो जैसे अभी मई शुरू हो गया है और अभी राइस की पनीरी की काश्त का किसानों ने शुरू करनी है अभी। तो ये एक ट्रेंड शुरू हुआ है, कुछ फार्मर्स अर्ली सोइंग पे चले गए हैं, वो जो गैप के बाद उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं, ताकि वो गंदम की फसल के दौरान ही अपनी इसकी राइस की पनीरी जो है वो काश्त कर लेते हैं, और जो ही उनको ये फील्ड खाली होता है तो फौरन ट्रांसप्लांटिंग शुरू कर देते हैं। तो मोस्टली उसका कुछ रीजंस भी हैं कि जैसे अब कुछ फार्मर्स ने लीज पे जमीन ली होती है, ठेके बढ़ गए हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा उससे फायदा लेने की कोशिश करते हैं। तो इसके कुछ नुकसानात भी हैं। उससे गवर्नमेंट की जो रिकमेंडेशन है वो भी यही है कि 20 मई से पहले पनीरी की काश्त नहीं करनी चाहिए।
उसका ये है कि कुछ जो तने की सुंडियां हैं उनको अगर बीच में थोड़ा सा पीरियड मिलता है जो कि यानी कि मई में, अप्रैल के बाद मई में, तो वो उनको फील्ड चूंकि खाली होते हैं, कोई होस्ट नहीं मिलता, जिसकी वजह से मोस्टली जो उनके परवाने वो तलफ हो जाते हैं। तो अगर अर्ली सोइंग कर लेते हैं तो एक हैवी लोड आता है इसका तने की सुंडियों का, और मुख्तलिफ जो बोरर्स वगैरह हैं उनका हमला ज्यादा बढ़ जाता है। और खास तौर पे जो बासमती वैरायटीज है ना, उन पे पिछले सालों में इसी वजह से काफी लोड बढ़ गया है। तो इस पे तो जो बासमती का ग्रोअर है उसको तो बहुत ज्यादा इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए कि वो कम से कम ना इस टाइम पे पनीरी काश्त ना करे, क्योंकि उससे जो बहुत ज्यादातर जो बासमती वैरायटीज है वही ससेप्टिबल हैं, वही उन्हीं पे ज्यादा हमला होता है इसका, तने की सुंडियों का, बोरस का, पत्ता लपेट सुंडी का, सबका इनका पे ज्यादा अटैक होता है। ये एक अहम इम्पोर्टेंट बात है कि नर्सरी कब काश्त करनी चाहिए। मोस्टली ज्यादातर यही कोशिश करनी चाहिए कि बासमती वैरायटीज की जो नर्सरी है वो जून के पहले हफ्ते से ही शुरू करें तो बेहतर है। दूसरी बात आती है कि कुछ जो है वैरायटीज कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ वैरायटीज लोग काश्त करते हैं। आमतौर पे अभी जो ज्यादातर बासमती की वैरायटीज चल रही हैं उनमें वही सुपर बासमती, किसान बासमती, 11 यही ज्यादा मोस्टली चल रही हैं, खास तौर पे बासमती इलाके में। तो वैसे तो जो बासमती है ना उसमें ये कुदरती सलाहियत है कि वो जो हीट पीरियड है ना उसको स्केप कर जाती है। उसने फ्लावर ही तब करना है, फोटो पीरियड सेंसिटिव होती है, उसने फ्लावर ही तब करना है जब गर्मी का पीरियड गुजर जाता है, यानी कि उसने अक्टूबर में जाके फ्लावर करना है। तो इसलिए उसे कहते हैं कि ये जो दिन की रोशनी के से ना वो उसके अगेंस्ट में वो काफी सेंसिटिव है, जिसने फ्लावर करना है। लेकिन जो कुछ वैरायटीज है जैसे किसान है और कुछ नई और वैरायटीज आ रही हैं वो फोटो पीरियड नॉन सेंसिटिव होती हैं। उन्होंने अपना जो ही वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी करनी होती है उन्होंने फ्लावर जाना होता है। तो उस वक्त चाहे टेम्परेचर जितना भी हो, तो जब ज्यादा टेम्परेचर में फ्लावर करती हैं तो उनसे ना उनकी इनफर्टिलिटी आती है, जो दाना है वो ठीक से नहीं बनता। तो इसलिए जो वैरायटीज हैं जो उनकी काश्त है इस बात को मद्देनजर रखते हुए, अब चूंकि सारी चीजें देखती टाइम ऐसा है कि वो उस वक्त अपना जो है मैनेज कर अपने काश्त का, कि इस चीज का उसे अंदाजा हो कि ये इस वक्त मैं सोइंग करूंगा तो इस वक्त ये फ्लावर करेगी, और इन महीनों में इस टाइम पे हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है वो इतना होता है। तो इस लिहाज इस बात को काफी ज्यादा मद्देनजर रखने की जरूरत है। खास तौर पे जितनी भी नॉन बासमती वैरायटीज भी हैं, कोर्स वैरायटीज भी हैं, उनका भी इस बात को काफी ज्यादा मद्देनजर रखने की जरूरत है कि जिस वक्त ये फ्लावर करेगी उस वक्त हमारा टेम्परेचर क्या होगा। तो ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिन चीजों को मद्देनजर रख के हमें जो टाइम ऑफ सोइंग है वो हमें जो है सिलेक्ट करना है। जी डॉक्टर साहब जरा दूसरी बात है जी आसफ एक सेकंड आपको रोकता हूँ। जी हम जो है ना यहाँ पर जो है बासमती की सिर्फ बात नहीं कर रहे, आज हमारा जो टॉपिक है तो इस वक्त जो है जो दूसरा इरी राइस है, तो आज मेरे ख्याल में ज्यादा इरी को हम टारगेट कर रहे हैं जो बड़ा कोर्स राइस है, मोटा चावल है। तो हमारे इलाकों में कुछ यहाँ पर 3 फसलें भी लोग लेना शुरू हो गए हैं, 2 फसलें चावल की ले रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि बड़ा क्लियर मैसेज हम फार्मर को दें कि जी उसको अभी अगर पनीरी लगानी है तो किस चावल की लगानी है, तो अभी वो पेस्ट डिजीजेस को अब नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। प्लीज जरा स्पेसिफिक होकर जी बताइए। तो अभी जो है जो मोस्टली फार्मर्स 3 क्रॉप्स जो 2 क्रॉप्स राइस की लेने की कोशिश करते हैं ना, तो उसके लिए तो सक्सेसफुल तो इरी वो दूसरी जो है क्या नाम है, सुपर फाइन वैरायटी है एक ना, मोस्टली फार्मर के उसे सट्ठी भी कहते हैं, ज्यादातर वही है लगाते हैं और उसी से वही जल्दी उसकी वो है राइपनिंग हो जाती है, हार्वेस्टिंग उस वक्त। सर वो कहाँ की वैरायटी है, किस अदारे की वैरायटी है और इसका नाम आप क्या बता रहे थे, दोबारा फिर बताइए। आपके नेपजी की वैरायटी है या ये? जी
सुपर फाइन कहते हैं। सुपर फाइन, ठीक है, सुपर फाइन, सुपर फाइन। जी इसका जी। नंबर भी है कोई? नहीं, इसका नंबर नहीं है, इसका Okay, सुपर फाइन ही है। ठीक है। जी। और उसके जो अलावा खालद है, खालद भी तो, खालद बासमती तो नहीं है, खालद भी तो इसी तरह का कोर्स राइस है, अल खालद जो है। नहीं नहीं, खालद, खालद लॉन्ग ग्रेन राइस है। खालद तो सबसे बड़ा लंबा चावल है। ठीक है। उसमें तो जो है वो तो उसी लॉन्ग ग्रेन कैटेगरी में आएगा, फाइन है वो तो ना। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात क्लियर कर दूं कि ना जो हमारी वैरायटीज है ना, मेजरली हम उनको दो कैटेगरीज में वो करते हैं क्लासिफाई। एक फाइन है और दूसरी कोर्स है। जो फाइन कैटेगरी है उसमें भी आगे बासमती है और नॉन बासमती है फाइन कैटेगरी में। जो बासमती है, जो मोस्टली हमारी जो है कन्वेंशनल बासमती, जो ट्रू बासमतीज हैं, जिसमें सुपर बासमती है, बासमती 515 है, और इसके अलावा जो पुरानी वैरायटी थी 385 वगैरह, ये सारे जो फाइन है लेकिन बासमती नहीं है, उनमें ये 11-21 एरोमेटिक है, किसान है, और कुछ और पूसा के लोग लगा रहे हैं, अभी नए नए आ रहे हैं। 1662 है, 1718 है, 1692 है, 1718, इस तरह के लोग मुख्तलिफ वो कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने बैन किया है लेकिन इसके बावजूद भी लोग इस लगाए जा रहे हैं। तो जो उसको कोर्स है ना, उसको कोर्स सर, में तो हाँ जी सर, सॉरी 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 सर, आप मेरे ख्याल में चुके, थोड़ा सा रोकते हैं। जस्ट वेट अ सेकंड, हम आपकी तरफ वापस आते हैं, जरा अबू फजल साहब की तरफ जाते हैं, जिम्मेदार हैं हमारे। और इसके साथ चूंकि सुंदर से कुछ क्वेश्चन भी तैयार किए हुए हैं, तो हम चूंकि चाह रहे हैं कि बड़ा स्पेसिफिक हमारा होता है कि हम कोई जनरल बात नहीं करेंगे, बड़ी स्पेसिफिक बात करेंगे, और ये उसको फार्मर को करना चाहिए। वो वरना जी तो सरकारी गवर्नमेंट के भरी हुई है रिकमेंडेशन कि आप ये कर लें, वो कर लें। तो दिस वे सावी में डिफरेंस है, सावी स्पेसिफिक बात करना चाहती है फार्मर को कि अभी अगर जमीन तैयार करनी, जमीन की तैयारी के लिए आपने रेडी करने के बाद कौन कौन सी वैरायटीज लगाएं, और ये वैरायटीज है तो वी हैव टू बी, मतलब अंग्रेजी सॉरी मैं इस्तेमाल करते में गलती कर रहा हूँ, कि वो स्पेसिफिक वैरायटी का नाम बताएं कि वो लगाए। शेखुपुरा में कौन सी सूटेबल है, आपके गुजरावाला में कौन सी सूटेबल है, आपके मे बी अगर आप बहावलनगर चले जाए वहां, तो ये थोड़ा सा आप अपने रिफ्रेश कर लें मेमोरी को। तब तक हम डॉक्टर अबू फजल साहब की तरफ जाते हैं, वो एक हमारे मायना जिम्मेदार भी हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? डॉक्टर साहब सॉरी, आपको आज हमने माजरत बड़े शॉर्ट नोटिस पर किया, लेकिन हफ्ते वाले दिन होनी चाहिए बैठक, इंशाल्लाह हम इसको टाइम थोड़ा जी सा मैनेज बिल्कुल। करेंगे। इसको अब 8 बजे ले जी जाएंगे, चूंकि अब दिन, अभी नमाज का टाइम इसमें आना शुरू हो रहा है। तो डॉक्टर जी साहब आप बताइए कि इस वक्त मतलब जो वैरायटीज लगानी है जिम्मेदार को चावल की काश्त के लिए, उन्हें कौन से अवामल के लिए बड़ा एहतियात करनी है, और क्या क्या चीजें करनी है? जी डॉक्टर साहब, आप अपने एक्सपीरियंस के साथ बताएं, जो कि आप खुद जिम्मेदार हैं। जी, देखें हमारे इलाके में ये जैसे आसिफ साहब ने कहा, सुपर फाइन वैरायटी जो है, ये अब लोग इसकी पनीरी लगाना शुरू हो रहे हैं। और दूसरे जो है वो हम यहाँ पे ये जो हाइब्रिड राइस है, तो गंदम की कटाई के बाद यहाँ पे हाइब्रिड राइस अब लगाना हम लोग शुरू हो रहे हैं। हाइब्रिड राइस में फ़ायदा ये है कि इसमें यील्ड काफ़ी ज़्यादा आती है, और दूसरे ये कि ये सितंबर में खेत खाली हो जाते हैं, फिर हम इसके बाद मटर या कोई और फसल, बरसीम और कोई चीज़ें हम लगा सकते हैं। तो आजकल अगर किसी ने लगानी है तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि वो हाइब्रिड की वैरायटीज़ लगाए, और इसमें मुख्तलिफ कंपनीज हैं, और गार्ड जो है ये सबसे पुरानी कंपनी है जो हाइब्रिड में। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। तो आपने हाइब्रिड की बात की, तो हाइब्रिड का जो है मतलब यहाँ पर उसका जो है बीज का लेना, और कई जिम्मेदारी कहते हैं कि हम अपना बीज खुद हाइब्रिड से तैयार कर लेंगे, तो उसमें थोड़ी सी जो है क्लैरिफिकेशन कीजिए कि हाँ, कि आपको जो है हाइब्रिड जब लेना है तो उसकी पनीरी कब काश्त करनी है, कितनी दिनों की होनी चाहिए, तो थोड़ा सा इसके ऊपर और तफसीलात दीजिए जी। जी, हाइब्रिड जो है इसमें आपको बीज कंपनी से ही खरीदना पड़ता है। ये ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी नहीं है, और हाइब्रिड के बीज को अगले साल हम काश्त नहीं कर सकते। तो इसमें इसका बीज जो है वो महंगा होता है, कोई 1600 रुपए किलो के करीब इसका बीज है। और अगर आप हाथ से लगवा रहे हैं तो 5 किलो
तो ये तकरीबन 9,000 रुपए का बीज पड़ जाता है। 5 किलो लेकिन आप कह रहे हैं अपनी नर्सरी के लिए आपको 5 किलो चाहिए, कितने एरिया पे नर्सरी आपकी 5 लगेगी? किलो एक एकड़ के लिए चाहिए। लेकिन अगर आपने मशीन से लगाना है फिर आपको 10 किलो लगाना पड़ता है। तो इसमें 25 से 30 दिन तक की नर्सरी होनी चाहिए, इससे ज्यादा उम्र की नहीं होनी चाहिए। तो आपने प्लानिंग करनी है कि आपके जब गंदम के खेत खाली होते हैं तो उस वक्त ये आपकी पनीरी तैयार हो, या थोड़े दिनों बाद भी लगा सकते हैं। तो ये जो है तकरीबन 25 दिन की ट्रांसप्लांट होती है और फिर तकरीबन 100 दिन में ये तैयार हो जाती है, कटाई के लिए तैयार हो जाती है ट्रांसप्लांटेशन 100 दिन बाद। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने जो कि बात की है यहाँ पर मशीनी तरीके की, तो हमारे साथ माशाल्लाह आदिल खान साहब मौजूद हैं। आदिल साहब पाकिस्तान फार्मर भी हैं और साथ में माशाल्लाह ये मशीनी बुवाई के तरीके को जो है पाकिस्तान में प्रमोट भी कर रहे हैं। जी आदिल भाई, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। आदिल भाई आप म्यूट हैं, आप हमें बताइए कि हमें जब क्या कहते हैं ना, जो कुछ पिज्जा बनाना हो या रोटी पकानी हो तो रोटी तो पहले ओदा पूरी जी ना रेसिपी बनानी पैंदी है, पूरा ओदा की कहते हैं एक फार्मूला। तो उसका फार्मूला क्या है? अगर हमने मशीन से लगाना है तो उसका फार्मूला कहाँ से शुरू होता है जी? वेरी स्पेसिफिक। मशीन से लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको पनीरी तैयार करनी है जी जी और वो सीडर के थ्रू होगी। और पर ट्रे जो सी है 100 ट्रेज चाहिए 1 एकड़ के लिए। तो जितने भी आपकी है उस हिसाब से लगा लें। और जो हमारा तजर्बा है उसके मुताबिक 25 से 30 दिन की जो सी पनीरी जब तैयार हो जाए तो मशीन से बड़े अच्छे तरीके से ट्रांसप्लांट हो जाती है। इससे छोटी मशीन नहीं लगानी चाहिए, जैसे क्लाइमेट चेंज भी है, बारिश होती है, फिर पौधा वो दब सकता है पानी में। और फिर फार्मर्स ऑल दो उसका फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन किसान जो है वो परेशान होता है। तो इसे 25 से 30 दिन की पनीरी तैयार करें और 80,000 से 1,10,000 पौधा बड़े आसानी से आप उससे लगा सकते हैं। और अगर आप प्रॉपरली उसको करें तो रवायती अंदाज से तकरीबन 15 मन हम अपनी यील्ड को बढ़ा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। अच्छा सर, आपने आप बहुत अच्छी बात की कि इसके लिए जो है ना आपकी एक तो आपकी पैदावार 15 से 20 मन बढ़ सकती है, लेकिन अब ये कि पनीरी लगानी कैसे है, पनीरी के लिए ज़मीन कैसे तैयार करनी है, ज़मीन का टेस्ट कैसे करना है, तो वो सारे स्टेप छोटे छोटे हमें बताएं। हमें लेकिन हमें कुछ नहीं पता, बिल्कुल हमें जो है ना बच्चों की तरह समझाएं, ठीक है? ठीक है। पनीरी के लिए जो सी सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जिस एकड़ में या जिस कनाल में आपने तैयार करनी है उसको लेवल कर ले। आपने मिट्टी को ब्रीक करना है, छानने में से उसको निकालना है। और जो सीडर ऑटोमेटिक है वो बीज और मिट्टी खुद ब खुद उसको करती है। ये मूव ऑन जोन सी है। दो किस्म के सीडर है। एक सीडर वो है जो से एक जगह पे सीडर खड़ा हो जाए और उससे फार्मर करता है। जो जैपनीज ज्यादातर वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो सिर्फ सीडलिंग का काम करते हैं। लेकिन हमारे फार्मर्स को इसलिए उसमें बहुत सी जगह दिक्कत आ जाती है। उसकी जो ट्रेज है तकरीबन 100 ग्राम की होती है, मोर देन 100 ग्राम। तो जब मिट्टी और बीज उसमें डल जाता है तो वो और हैवी हो जाती है, उसकी ट्रेवलिंग प्रॉब्लम बनती है। तो जो सी हम सीडर यूज कर रहे हैं वो मूव ऑन है। उसमें सिर्फ मिट्टी और आपने बीज डालना है, उसने ऑटोमेटिकली जो उसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से पर ट्रे उसको तैयार करते जाना है। जब आपने वो मशीनरी डाल लेनी है फिर आपने उसको फ्लड कर देना है। जब आप फ्लड करेंगे तो फिर थोड़े अरसे के बाद उसका पानी नीचे होना चाहिए, मतलब कि वो पानी के अंदर नहीं रहेगी पनीरी। और 3-4 दिन मुसलसल उसको फ्लडिंग करनी है और पानी निकाल देना है, उसको सर्कल ही है उस पे। तो उसके बाद जब वो पनीरी फिर उगनी शुरू हो जाएगी फिर उसको उस पर ध्यान रखें। कोई उस पे खाद की या किसी चीज की जरूरत नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो खुद उसको चलेगी। जैसा कि मैंने आपको बड़े सिंपली कहा है कि पर एकड़ 100 ट्रेज, अगर 100 एकड़ आप लगा रहे तो 10,000 ट्रे, उसको वो एक ही एकड़ के अंदर इतनी ट्रेज बड़े मिनिमम है। आप जो सी है बड़ी इजीली 1-2 दिन में पनीरी लगा लेंगे और फिर उसकी तैयारी 25-30 दिन के बाद फिर मुंतकिल जो सा है आपने, जब पनीरी तैयार हो जाएगी उसके बाद लैंड जो सी है उसका लेजर होना बहुत जरूरी है।
उसके अंदर हमने देखा कुछ फार्मर्स ने जैसे लेजर के लिए कॉस्ट है तो वो फटे के साथ भी उसको लेवल करते हैं। इसका जमीन के साथ जमीन का लेवल होना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद आपने उसको, जरूरी भी नहीं है कि आप कद्दू करें, आपको कद्दू की जरूरत नहीं है, सिर्फ लेजर लेवल करें और पानी दे, बिल्कुल थोड़ा पानी हो ताकि वो एक गारा टाइप मिट्टी बन जाए। उसके साथ फिर उस पर आप ये प्लांटेशन करें और फिर पानी दें। तो इससे भी पैदावार में हमने जो हमारे तजुर्बात आए उसमें बेहतर प्रोडक्शन आई है उससे, बजाय कि आप कद्दू करें या कुछ और करें। हाँ, बहुत शुक्रिया आदिल भाई। आप यहीं पे थोड़ा रुकेगा, आप थोड़ा सा लेते हैं पॉज, वापस जाते हैं। जो कि आपने कहा था बीज ले लिया, अब बीज को जब लगाना है तो आसिफ भाई हमें बताएं कि बीज को जब लगाना है उसे भिगोना है, उसके साथ उसको कौन सी दवाई लगानी है। और सॉरी मेरे ख्याल आप तो ड्रॉप हो गए हैं जी, आसिफ साहब ड्रॉप हो गए। तो मेरे ख्याल में शायद जी जी जी, मेरे ख्याल में वो ड्रॉप हो गए। तो बीज मोस्टली बीज जो से मोस्टली जो से फार्मर्स हैं हमारे, वो बीज को धोते नहीं है। जब वो धोते हैं, हमने ये भी तजुर्बा किया, तो बहुत सारी कंपनीज के जो से ना उसमें वेस्ट बहुत जाता है। तो परेशान हो जाता है फार्मर कि मेरा इतना ज्यादा जो सा है, वो जो सा है बीज है वो जाया, जो वो बीज होता नहीं है, बेसिकली वो फाक्सी होती है। तो सबसे बेहतर तरीका तो ये होता है उसको धोएं और उसके बाद सुखाएं उसको। उसकी जब वो सूख जाए तो फिर उसको, ताकि 100% वही बीज की पनीरी तैयार हो जिसकी 100% जर्मिनेशन उसमें पहले ही ऑलरेडी अवेलेबल है। उसमें कोई ऑटोमेटिकली वो लगी होती है। इसमें किसी किस्म का भी आपको, हमारे तजर्बे के मुताबिक तो कोई भी आपको किसी किस्म का जहर मार का या कोई ऐसी चीज लगाने की जरूरत नहीं पेश आती। और अगर आप इस तरीके से भी कर लें तो बेहतर रिजल्ट ले सकेंगे आप। ठीक है ठीक है, क्योंकि असल में है कि उसका जो है पनीरी का उगाव सही तरीके से होना चाहिए। उगाव सही होएगा तो अगर उसमें जो सीड जो मरे हुए हैं जिनकी जर्मिनेशन नहीं है, तो वो भगोने से क्या होता है कि ऊपर आ जाते हैं ना। हाँ तो जी, जी वो जी, तो ऊपर आ जाएंगे उसको आप लहदा कर देंगे, दूसरे को आप खुश्क कर ले दूसरे और क्या करें उसको कि आप काम अब करें। ये 5 किलो सीड है अभी जो हमें चाहिए आपके, अगर हमने मशीन से लगाना तो हमें तकरीबन 10 किलो चाहिए। जी 8 से 10 केजी। और हमें चाहिए वो आपने तकरीबन 100 एडजस्ट करनी ट्रेज, है तो किसको 100 ग्राम एक ट्रे में डलना है तकरीबन। जी जी। 100 ग्राम लेके, और वो सीड जिसको आपने पहले पानी में भिगोया और बाल्टी किसी में डाल लें, बाल्टी के बाद वो जो ऊपर तर के उसको आ जाएगा उसे आपने साइड पे खुश्क निकाल कर दें। देना। जी जी हाँ जी। जी जी, और फिर उसको खुश्क कर लें और उसके बाद उस पे प्रोसेस कर लें आप। ठीक हो दिस गया। इज द इजीएस्ट वे और बेहतरीन वे। ठीक हो गया, और फिर उसे जाके वहां पर जो ट्रे आपने बिछाए हैं, ट्रे के अंदर आपने जमीन मिट्टी बारीक ये डाली हुई है। आपने नहीं बिछानी, ट्रे ऑटोमेटिकली वो मशीन ही बिछाती जाएगी। आपने सिर्फ सीडर की एक साइड पे ट्रे रखनी है, उसके अंदर मिट्टी और बीज वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर मिक्स करके जमीन पे बिछाती जाएगी लाइंस के अंदर। अच्छा, वो आपके पास फोटो है दिखाने के लिए? मैं अगर आपको बनाऊं अभी कॉस्ट, आप दिखा सकते हैं कैसे होता है? पिक्चर्स आपके फोन में ऐसे ही ढूंढ के लेट मी देखते हैं। सी, मैं हाँ देख देख के लें, फिर आपको। आपको ना जबकि वो जबकि मशीन ही बनाएगी, ठीक है, हम कहते शायद बंदा बनाएगा, ठीक है जी। हाँ तो अब मशीन हर बंदे के पास तो नहीं होगी क्या? ये पनीरी एक गाँव में कोई तैयार कर ले या किस इलाके में अगर तैयार करनी है तो वो किससे एक्चुअली रब्ता कर ये ले? गुजरांवाला में आपसे रब्ता कर लें। हाँ जी, शेखुपुरा में एक्चुअली जो ये है जो वो है, डॉक्टर साहब चले गए, कॉल में ड्रॉप हो गए, डॉक्टर साहब से रब्ता कर लें। जी जी, सभी हमें वालों से जिधर रब्ता। भी आप, हमें पंजाब में पाकिस्तान में जिधर भी कोई फार्मर कहेगा, जी जी तो हमारे जो उनसे ऑलरेडी उधर फार्मर्स होंगे जिन्होंने सीडर खरीदे हुए हैं और ये सारा कुछ है, हम उनके थ्रू ही आपकी वो पनीरी भिजवा सकते हैं फार्मर्स के लिए। ठीक है ताकि ठीक। हमने ये एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कॉपरेट सेक्टर्स का एक बनाया है कि अगर एक बंदे ने सीडर खरीदा है तो उसको वो सीडर का बिजनेस भी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि उसके लिए ट्रांसप्लांटेशन भी हो। ठीक और हो गया। फार्मर्स के लिए फिर हम कोऑर्डिनेट करवा देते हैं, हम बल्कि उनके आपस में बात करवा के, इस वक्त यही हमारा एक सिस्टम है कि जिधर भी जरूरत हो, पंजाब में हो, इवन पाकिस्तान में कहीं भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीडर्स और ट्रांसप्लांटर्स, पाकिस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जिधर नहीं गए।
एक तो तो ऐसे हम करते हैं उनको आदिल भाई, कोऑर्डिनेट कर देते आपके हैं। साथ ना तो ऑफलाइन डिस्कशन करके ना, तो एक दिन आपके साथ वो बना लेते हैं कि किधर किधर आपके लोकेशन पे वो मौजूद है, ताकि हम उसे सावी से प्रमोट कर देते हैं, ताकि वो लोग उनसे राब्ते में आ जाएं। ठीक है, उनका लोकल कनेक्शन डेवलप। मुझे भी कल परसों हमारे पास फार्मर कुछ आ रहे हैं वहां से, दाजल से। दाजल है ये आपका राजनपुर में, तो राजनपुर में जो है जिम्मेदार वहां पे लगा रहे हैं, तो अगर राजनपुर में आपकी मशीन है, वहां पे कुछ लोग हैं, तो उनसे रब्ता करवा देंगे। ये ये तो अच्छी हमारी बात है। डीजी खान में है अवेलेबल। ठीक है, जबरदस्त खान में से बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया जी जी। जी तो अच्छा जी, मेरे ख्याल में आप अबू फजल साहब दोबारा आ गए। अबू फजल साहब, आपने भी जी चूंकि आप भी चूंकि खुद ही ग्रो माशाल्लाह करते हैं अपनी पनीरी, तो पनीरी जी का जी जो उस वक्त हाइट कितनी होती है, कितने कद की हो जाती है जब ये आप लगानी है? इसको 25 दिन कहते हैं, कोई कहते हैं 30 दिन तक ले जाएं। तो वैसे जी हमने सुना है जितनी छोटी उम्र वाली होती है वो ज्यादा जल्दी जो है अपने आप को मतलब अपनी उसकी क्या उसे कहते हैं, उसकी सेहत अच्छी रहती है जी। जी, उसकी टिलरिंग ज़्यादा होती है। देखिए, हमारा जो तजर्बा है वो ये कि 25 दिन और 30 दिन के दरमियान, तो 25 दिन का हम एम करते हैं, तो 2-4 दिन ऊपर हो सकते हैं। तो इसका कद तकरीबन 7 इंच के करीब होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें हैं। टेम्परेचर और मौसम के हिसाब से, अगर आपकी पनीरी स्लो तैयार हो रही है तो आप उसमें खाद ऐड कर सकते हैं, तो उससे पे ज़रा जल्दी तैयार हो जाती है। कौन सी खाद आपने डॉक्टर साहब ऐड करनी है यहाँ पर, और कितनी अमाउंट में ऐड करनी इसमें है? 2 तरह की जाती हैं, एक डीएपी है, दूसरी नाइट्रोफॉस। हम लोगों ने डीएपी इस्तेमाल की थी और हमारे नेबर्स ने नाइट्रोफॉस, तो दोनों में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों में मौजूद है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब वापस जाते हैं, हमारे साइंसदान साहब यहाँ पे मौजूद हैं। तो आसिफ भाई आप बताइए कि जब हम बीज ले आए, हम पूछ रहे थे पहले, वो आपका ड्रॉप हो गया था लाइन, तब हम बीज की जर्मिनेशन जिसे कहते हैं कि उसका उगाव का थोड़ा सा टेस्ट कर लें, कि कई दफा होता है कि अगर आपने उसको किसी ऐसे गलत टाइम पे काटा था या लिया था, तो वो आप क्या तरीके आजमा सकते हैं, और उनको फिर कुछ सीड को किसी जहरदार मादे से या किसी जहर लगाने की जरूरत है कि नहीं है? जी आसिफ, ओवर टू यू। हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी आसिफ साहब, जी आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। जी मेरे ख्याल डॉक्टर आरिफ साहब आ गए हैं। चलिए तब तक आप, मेरे ख्याल में जब तब तक आपका ठीक हो रहा है, तो चलें। जी सुंदर, आपने कुछ क्वेश्चन पूछने थे, जी आप पूछिए सुंदर, स्पेसिफिक आपका जो क्वेश्चन जो है, या हमारे फेसबुक से भी कुछ फार्मर पूछ रहे होते हैं क्वेश्चन। जी सर, मुझे ये कुछ क्वेश्चन है, ये पूछना है कि अगर बिल फर्ज तो नर्सरी के ट्रांसप्लांटेशन में जो है वो डिले हो गया है, तो उस सूरत में जो है वो हमें किन नुकसानात से सामना करना पड़ सकता है और इस नुकसान को किस तरह ओवरकम किया जा सकता है? जी, इसका जवाब मैं दे दूं? जी जी हाँ डॉक्टर जी साहब। सर। जी, अच्छा, ऐसा है कि एक ऑप्टिमल टाइम है, और उस वक्त फिर उसकी जो है टेलरिंग ज़्यादा होगी और अल्टीमेटली यील्ड ज़्यादा होगी। लेकिन अगर ये है कि आपकी किसी भी वजह से मशीन की अदम दस्तयाबी की वजह से, या अगर आप हाथ से लगवा रहे हैं तो लाभों की अदम दस्तयाबी की वजह से, या पानी आपके पास नहीं है खेत को तैयार करने के लिए, तो कुछ देर डिले हो सकती है। उस सूरत में आप जो नंबर ऑफ प्लांट्स पर हिल है, वो आप बढ़ा दें। आमतौर पे 2 पौधे लगाते हैं, लेकिन आप 3 पे जा सकते हैं। फर्ज करें कि नर्सरी जो है वो 35 दिन की हो गई है, तो आप 3 से 4 पौधे लगा सकते हैं। तो वो किसी हद तक इस डिले को कॉम्पनसेट कर लेगी, उसका मुदावा कर देगी। अच्छा सर अच्छा, आप जब आप मशीन से लगा रहे होंगे तो 2 से 3 पौधे कैसे लगेंगे? मशीन में तो आपका एक पौधा सेलेक्ट होता है। जी, आदिल साहब इसका जवाब देंगे। उसमें गुंजाइश है 1 से लेके 4 पौधे तक, और आदिल साहब इसका जवाब बेहतर देंगे। जी आदिल जी भाई, आदिल साहब। आदिल भाई थी म्यूट हो, म्यूट हो ना सर। ਤੁਹਾਡੀ इसका जो फोटो च ਹਨੇਰਾ आ रहा है, थोड़ा लाइट से नजर आओ ना, हनेरा नजर आ रहा है, तो पूरे नजर नहीं आ रहा। राइट साइड से हनेरा है। मैं लाइट और चला लेता हूँ। असल इशू ये है
कि आप जो सा है ये मशीन के अंदर इसके अंदर वो होता है कि आपने जितने भी पौधे इकट्ठे लगाने हैं, 1 लगाना है, 2 लगाना है, 3 लगाने हैं, 4 लगाने हैं, वो आप उसमें उस तरह की फीडिंग कर देते हैं, फिर ऑटोमेटिकली वो उसी तरीके से वो लगती है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने पनीर इकट्ठी लगाना चाहते हैं। ये तो अच्छा है, तो जबरदस्त। अगर आप मतलब जो है ना 2 को मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, तकरीबन आप मशीनी तरीके से लगाएं तो तकरीबन कितने पौधे लगते हैं, और हाथ से लगाएं तो कितने लगते हैं? मशीनी पौधे जो उनसे हैं वो 80,000 से 1,10,000 पौधा आप लगा सकते हैं, 6 इंच 8 इंच 10 इंच के फासले पे। जो उसकी विड्थ साइज है वो 9 इंच ही रहना है, लेकिन जो उसकी अगली है उसको आप बढ़ा सकते हैं, फासला कम भी कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड ऑन आप अपने माहौल के मुताबिक या अपनी पनीरी के साइजेस के मुताबिक आप उसको खुद लगा सकते शुक्रिया सर आपका। जी डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा इशू हुआ था, मैं बैक आ गया हूँ। बहुत शुक्रिया। हम फिर आपको दोबारा उसी क्वेश्चन पे लेके जाते हैं। हम चेक कर रहे थे कि अभी हमने लगानी है, अभी इस वक्त आज की जो बैठक है जो कि बड़ी स्पेसिफिक होती है, आज की बैठक कहते हैं अभी बासमती को ना छेड़ें। बासमती की पनीरी आप शुरू करेंगे जाके जून में स्टार्ट करेंगे लगाना। एग्जैक्ट डेट बता दें जी, कब से वो शुरू करें। अभी सिर्फ और सिर्फ मोटे चावल के लिए जो है जी ना जी वो बिल्कुल लगाएं। जून में। जी जी, जरा रिपीट कर दें जरा इसको। और फिर चावल बीज और नर्सरी की तैयारी जी उसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। थैंक यू। उसके बांस नीचे करने हैं। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो है ना उसकी बात की थी आपने सीड ट्रीटमेंट की। सीड ट्रीटमेंट कुछ ना फंगल डिजीजेस के अगेंस्ट में काफी इफेक्टिव होता है, खास तौर पे ये बकाइनी वगैरह, और या फिर वो दूसरी है ब्राउन लीफ स्पॉट के लिए ना। तो उसके लिए मोस्टली ना टॉप्सन एम यूज करते हैं। अगर और भी कोई हो सीड ट्रीटमेंट के लिए अपने इलाके में, लोग अपने जो फंजीसाइड्स हैं वो यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो यूज होती है ज्यादातर वो टॉप्सन एम ही करते हैं। अच्छा, उसका 2 ग्राम पर केजी सीड के लिए यूज करते हैं। तो उसमें यही है, दोनों तरीके से। अगर जो नर्सरी सो करते हैं ना उसमें वेट तरीके से, यानी कि कद्दू करके उसके अंदर नर्सरी की बिजाई करते हैं, उसमें तो यही है कि जब सीड को ना पहले से भगो के रख देते हैं उसी उसी जो है फंजीसाइड के अंदर ना, यानी कि तो कोई 24 घंटे तक उसको भिगो के रखा जाता है, उसी में 2 पानी के अंदर उसका सोल्यूशन बना के तो उसमें भिगो के रख दिया जाता है। लेकिन जो दूसरा मेथड है, जो ड्राई सोइंग वाला मेथड है, उसमें कोई 1 हफ्ता पहले से सीड ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो जो है टॉप्सन एम 2 ग्राम पर केजी वो काफी इफेक्टिव है जो फंगल डिजीजेस के लिए, खासतौर पे बकाइनी वगैरह और ये जो है ना, इनके लिए काफी इफेक्टिव है। तो दूसरा एक और मैंने बात शेयर करनी थी। डॉक्टर साहब आवाज आ रही? ये आ रही है आवाज, ये आ रही। हाँ जी। एक और बात मैंने शेयर करनी थी कि आजकल ना ये जो है खास तौर पे हमारा राइस का एरिया, नर्सरी का ना एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो चोपा जिसे कहते हैं ना वीडी राइस, वो काफी ज्यादा ग्रो हो रहा है। मोस्टली उसके अंदर ना हम भी अगर ट्रैवल करें तो काफी ज्यादा वो वीडी राइस नजर आता है। हमने अपनी भी नर्सरी सो की तो उसमें भी काफी वीडी राइस का प्रॉब्लम आया है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ना फार्मर को चाहिए कि जो जिस जगह पे नर्सरी की वो करनी है ना, सुनी है उसने, उस पे एक तो कोशिश है अगर फील्ड अवेलेबल हो तो वो फील्ड सिलेक्ट करे जिसमें पिछले साल राइस ना लगा हो। अच्छा, अगर वो फील्ड अवेलेबल नहीं है तो दूसरा फील्ड में उसे चाहिए कि 2 बार रोनी कर ले, ताकि जो पिछले साल का वीडी राइस है या पिछले साल का दूसरा राइस के भी गिरे हुए हैं दाने वो जर्मिनेट कर जाएं। तो ये जो, और उसके अलावा अगर वो अप्लाई कर सके उसकी वीडीसाइड, नॉन सिलेक्टिव वीडीसाइड 1-2 बार पहले अप्लाई करके, तो ताकि जो फील्ड है ना वो वीड फ्री हो जाए
और खास तौर पे ये जो वीडी राइस है ना, जो चोबा कहते हैं आम जुबान में, इसका कंट्रोल इजी हो जाए, ये काफी ज्यादा है। और ये चूंकि कंटेमिनेट करता है सारी की सारी वो क्रॉप के अंदर, वो इसकी मिक्सिंग हो जाती है, वो काफी मसला आता है। तो बाद में इसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, चूंकि ये राइस से मिलता जुलता है, इसकी पहचान भी नहीं होती। तो इसलिए ये बेहतर यही है कि उस जगह पे नर्सरी सो करें जिस जगह पे पिछले साल राइस ना लगा हो, और या फिर उस जगह पे सोइंग कर लें जो 2-3 बार रोनी करके, तो उसके उस फील्ड में, ताकि जो पहले से जो सीड है गिरा हुआ वो जर्मिनेट कर जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बारे में मैं अपने डॉक्टर साहब से पहले पूछते हैं। डॉक्टर मुफद्दल साहब, आपका क्या एक्सपीरियंस है? आपके यहाँ भी ये कभी ये मसला होता है? आप इसे कैसे हल करते हैं? जी, जिस तरह आसिफ साहब ने कहा बिल्कुल सही है कि एक तो हम उसमें फंजिसाइड से ट्रीट करते हैं, और दूसरे ये है कि जो अगर आपने हाथ से लाभों से लगवानी है तो उसमें बीज आने का होता है खर्चा, तो उसमें एक हर दफा नया फीड सेलेक्ट करें, और दूसरे ये है कि उसमें आप रौनी कर सकते हैं, उसमें आप बीज की तल्फी कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वीड अगर आ जाए तो फिर बहुत मसला बनता है, वो फिर आगे लाभों को भी मुश्किल आती है, और वो फिर आगे वीड्स भी अगले ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, जबकि मशीनी काश्त में ये मसला नहीं आता। इन्हीं कास्ट में क्या वो चूंकि ट्रे के अंदर होगा, तो आप कहते हैं कि ट्रे के अंदर इसलिए बाहर से कोई दाना नहीं डला होगा? यही मकसद होगा ना उसका? जी, उसमें जो है ना, इतना वो जगह नहीं होती किसी और पौधे के ग्रो करने के लिए, प्लांट्स की तादाद इतनी होती है, बीज डला होता है और वो फौरन ही शुरू हो जाता है कि वो उसमें जगह नहीं होती बीज ग्रो करने की। ठीक 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 ठीक, जबरदस्त। अच्छा, अब जरा जो दिखाते हैं, अभी ये खुद ही जो है ना अपना ये हमारे अपने आदिल साहब, आप बताएं कि मैंने अभी डिस्प्ले करने कर ये की भी आपकी वीडियो, तो आप जरा इस पे एक्सप्लेन कर दें। डॉक्टर साहब, मैं चलाता हूँ जी जी। ये जो मशीनी तरीके से जो लगा रहे हैं, फिर हम आपकी तरफ आते हैं सर, एक सेकंड बस। जी 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 जी, आप आपकी आवाज नहीं आ रही आदिल भाई। देखें, ये कि आप कह रहे हैं कि इसने इसमें ये मशीन है, ये कितने कितने की मैं ये बड़ी सस्ती सी, कितना किसका खर्चा होगा इस मशीन का? कितने की मशीन ये जो मशीन का इस वक्त गवर्नमेंट ने रेट इस दफा 8,33,000 रुपये निकाला। पिछले साल हमने वैसे ये 6 लाख रुपए तक की मशीन बेची, 5,50,000। 8,33,000। तो इसमें जो है ये जो अभी ये जो नर्सरी ये वाली जो मशीन है, ये भी नर्सरी की मशीन भी उसी में शामिल होती है? जी, ये इस वक्त एजेंसी है, इनकी बुकिंग जारी है, और ये गवर्नमेंट 60-40 की रेशो से सब्सिडी दे रही है। जिन फार्मर्स की निकली है ऑल ओवर पंजाब, उनकी ये बुकिंग जारी है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये जो 8.5 लाख आप बताया था, 8,33,000, उसमें ये नर्सरी वाली मशीन भी साथ ही आती है, या ये अलग लेनी पड़ती है जिम्मेदार को? ये नर्सरी की मशीन ही है, ट्रांसप्लांटर अलग है। अच्छा, नर्सरी वाली जो है ये 8,33,000 की आएगी। जो ट्रांसप्लांटर है 6 रो का, गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है 60-40 की रेशो से। वो उसके उनकी कीमत 9,52,000 रुपया उन्होंने रखी है इस दफा। 9,52,000। तो अब ये नर्सरी वाली मशीन जो है ना, ये एक जिम्मेदार को तो फिर नर्सरी वाली तो फायदेमंद नहीं देगी। अगर गांव में मिल के ले लें एक, या रेंट पे कर लें, तो वो तो ज्यादा फायदा होगा ना? क्या ख्याल है? हाँ जी, हमने उधर यही मॉडल बनाया हुआ है। कुछ जिम्मेदार लेते हैं। हमारा जो पहले मैकेनाइजेशन का प्रोग्राम चल रहा था, उसमें नर्सरी रेजिंग मशीन और ट्रांसप्लांटर लेना जरूरी था। अब गवर्नमेंट का जो सा प्रोजेक्ट है, उसमें जो जिसको जरूरत है वो ले ले। तो अगर आप ये भी कर सकते हैं कि आप मतलब कि नर्सरी का ही बिजनेस करने बजाय कि आप ट्रांसप्लांटिंग भी करें, ये भी मॉडल अब चलना शुरू हो गए। जी जी, मुझे किसी ने कल फोन करके पूछा था कि वो कहते थे कि
शेखुपुरा में नर्सरी कहाँ पर मौजूद है, तो अगर ऐसा कोई कनेक्शन है तो जरूर हम जो है ना उसको बताना चाहेंगे अपने जिम्मेदारों को। जी जी जी, अगर आपका कोई होगा तो हम उधर अरेंज करवा देंगे शेखुपुरा में। चले, जबरदस्त हो गया, ये तो अच्छा हो गया। तो लो जी, अब दूसरा सवाल जो है हम एक दूसरे टॉपिक पे, ये आपकी बल्कि दूसरी पिक्चर नजर आ रही है जहाँ आपने और ये मशीन थे, खैर ये तो दोबारा चलने वाली होगी थोड़ी। अच्छा, अब वापस आते हैं जी, आपके पास और कोई इसमें क्वेश्चन आप थे? ये देखेंगे इस मशीन के, आप देखिएगा एक सेंटर में 3 खाने हैं, राइट और लेफ्ट में मिट्टी डालनी है और बीच में उसमें बीज चलेगा। तो इसने ऑटोमेटिकली जो है ना मिक्सिंग करनी है खुद। सही सही सही, ये देखो आपकी फिर से उगी हुई जो है ना ये नर्सरी, इसमें दिखा रहे हैं कि इसमें जो है जी, बड़ी इतनी इतनी खूबसूरत नर्सरी जो है ना ये उगी हुई है, ये देखें। ये कमालिया में हमने इधर लगाया हुआ है जी। ये किस जगह पे है जी? कमालिया जी, जी कमालिया में। कमालिया अभी तक ये उधर की इस साल की जो नर्सिंग है वो उधर काम जो कर रहे हैं उन्होंने उनसे मीडियम मंगवाई अभी हमने। सही सही ये सही। हमने उधर जो सर तैयार किया था, एक सर्विस प्रोवाइडर, उनको हमने ट्रेनिंग दी थी और फिर उसको उसके साथ ये बिजनेस स्टार्ट करवाया था। बहुत खूब बहुत खूब। ये तो अभी काफी बड़ी लग रही है हाइट में, देखे ना ये नर्सरी जो है। ये पहले छोटी लगाते थे, अब बड़ी हाइट में भी जो सी ना ये जो से ट्रांसप्लांटर है बहुत आफ्टर बड़े आसानी से लगा देते हैं। तो कई दफा जैसे मौसम चेंज हो रहा है, बारिशें होती हैं और हमारी आदत है फ्लडिंग करने की, तो किसान परेशान हो जाता था कि जनाब आपने वो जो सी है ना छोटी पनीरी है तो वो पानी में दब जाती है। तो इसलिए फिर हमने लास्ट ईयर तजर्बे किए तो उसका रिजल्ट ज्यादा बेहतर आया कि अच्छा अगर आप थोड़ा सी 25-30 दिन की जो सी पनीरी है वो लगाए, वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट है। हेलो जी, ये फिर यहीं रोकते हैं, तो ये पूछते हैं अभी इमरान साहब, सॉरी आसफ साहब, आपसे पूछते हैं कि आपका चूंकि इस पे तजर्बा है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है कि जो छोटे कद वाली या बड़े कद वाली जो है, मतलब ये तो जिम्मेदार तो, और फिर ये भी होता है कि बारिशें आ गई, ये मैंने कई दफा ये सुना है, हमारे कुछ जिम्मेदार हैं इधर फरुखाबाद में, वो ये कहते हैं बारिशें आती हैं तो इसलिए हम मशीनी इसलिए लगाते हैं कि वो मशीनी डूब जाती है। तो इस पे कोई असर होता है कितने दिन तक अगर पानी के अंदर डूबी रहे तो कोई फसल को असर नहीं होता? तो इस पे आसफ साहब, चूंकि आप तो एक्सपेरिमेंट आपने किए हैं, इस पे तजर्बे किए हैं, कुछ रोशनी डालेंगे? जी सर, ऐसे है कि जो राइस के अंदर ना जो यील्ड के कंपोनेंट्स है ना, वो 3 कंपोनेंट्स हैं जिनसे अल्टीमेट हमें यील्ड निकलती है। एक है नंबर ऑफ टिलर्स, यानी कि जो उसके सिट्टे हैं, हर एक पौधे के साथ नीचे से टिलर्स निकलते हैं, उसके वो कितने हैं, यानी कि उसमें टिलरिंग कितनी हुई है। दूसरा है कि सिट्टा कितना बड़ा है, सिट्टे के अंदर दाने कितने हैं। तीसरा है हर दाने का वजन कितना है। ये 3 कंपोनेंट्स हैं जिनसे फाइनल यील्ड आती है। अच्छा, जो कहते हैं ना कि नर्सरी उम्र ज्यादा हो गई है या उससे क्या नुकसानात हो सकते हैं, मोस्टली यही होता है कि जो अगर ज्यादा दिन की नर्सरी हो जाए, फर्ज किया 40 से 45 दिन से ऊपर चली जाए, तो उसकी टिलरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। जो अर्ली सोन नर्सरी होती है उसका ये फायदा होता है, यानी कि जो कम एज की नर्सरी है उसका ये फायदा होता है कि उसकी टिलरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। इसी तरह से कुछ वैरायटीज ऐसी हैं जैसे हाइब्रिड्स में भी है मोस्टली, तो उनकी टिलरिंग कैपेसिटी कम होती है। फर्ज किया आमतौर पे जो टिलर्स हैं जो 18 तक टिलर्स होने चाहिए, कुछ वैरायटीज में ये भी है 9 से 12 बड़ी मुश्किल से टिलर्स निकलते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में उसकी प्लांट पॉपुलेशन बढ़ा के वो डेफिशिएंसी पूरी की जा सकती है, यानी कि नंबर ऑफ प्लांट्स इंक्रीज कर लें। 80,000 पौधे लगने चाहिए। मशीनी काश्त का फायदा ही ये है कि इसमें जो पौधों की तादाद है ना वो ज्यादा हो जाती है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि मशीन से लगानी है, तो उसमें जो पौधे हैं वो पूरे हो जाएंगे। आमतौर पे जो मैनुअल है, आमतौर पे जो फार्मर लगाते हैं फील्ड में, उसमें ना वो रह जाते हैं, कम पौधे लगाते हैं। और आमतौर पे ये भी मसला आता था पहले, अब तो आजकल काफी सारे फार्मर्स ने लेजर लेवलिंग करवानी शुरू कर दी है। आपने कहा था कि जो प्लांट्स हैं वो डूब जाते हैं कुछ एरियाज में,
अगर लेजर लेवलिंग करवाएं तो उसमें ये चांसेस कम होते हैं, क्योंकि पूरे फील्ड में इवनली पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है, कुछ ऊंची नीची जगह नहीं होती, तो जो प्लांट्स हैं वो मरते कम से कम हैं और वो सरवाइव कर जाते हैं। अच्छा, जो बात है ना कि लोग कहते हैं कि मशीनी काश्त में वो डूब जाते हैं सारा, इसकी मशीनी काश्त का एक्सपर्ट होना भी जरूरी है। इसके लिए ये हमारे पास है इमरान शेख साहब, इन्होंने सारी चीजें ये एक्सपेरिमेंट्स करके काफी इन्हें इस चीज का फार्मर्स को पूरा गाइड किया है कि इतने इंच पानी होना चाहिए, उसके बाद से आप वो जो मशीन है, जो मैकेनिकल ट्रांसप्लांटर है वो चलता है। वरना अगर पानी ज्यादा हो, कम हो, या उसकी सही से फील्ड तैयार ना हो, तो उसमें जो मशीन है वो नहीं चलती और ठीक से उसकी ट्रांसप्लांटिंग नहीं होती। ये हर बंदे का काम नहीं है, इसके लिए पूरी ट्रेनिंग और प्रॉपर इवन के नर्सरी रेजिंग के लिए पूरी ट्रेनिंग चाहिए होती है, जिसके बाद से ये है मशीनी तरीका कार से आप इसकी सोइंग कर सकते हैं। तो इसके लिए यही है कि उन फील्ड्स में जिनमें या तो वो बारिशें ज्यादा हो, मोस्टली ये तो बाई चांस होता है समटाइम्स, लेकिन अक्सर औकात जो राइस के फार्मर्स हैं वो यही करते हैं कि फील्ड में पानी ज्यादा कर लेते हैं, फिर उसके बाद मशीन चलाने की कोशिश करते हैं, जिसमें से वो सोइंग ठीक से नहीं होती और नर्सरी भी बीच में ना वो पानी के अंदर डूबती जाती है। तो इससे 1 से 1.5 इंच कम से कम पानी होना चाहिए, उसकी सूट में ये इफेक्टिव है मशीनी काश्त। वरना अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो फिर वही जो है क्या नाम है, मैनुअल ट्रांसप्लांटिंग जो है उसी से ट्रांसप्लांटिंग कर लेनी चाहिए। और मोस्टली फार्मर्स को यही करना चाहिए जिन्होंने मशीनी काश्त से भी नर्सरी लगाई है, साथ साथ वो दूसरी है मैनुअल है जो नर्सरी, वो भी लगा के रखें, ताकि अगर किसी भी सूरत में उनका कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो, मशीनी काश्त से ठीक से सोइंग ना हो सके या फिर प्लांट्स मर जाएं, तो वो जो है मैनुअल तरीके से वो पूरे कर सकें। सर इसमें जो सी है ना, आप नर्सरी अगर आप ट्रेस के अंदर भी लगाए तो ये ऐसा इशू नहीं है कि आपने मैनुअली के लिए अलहदा लगाना है। आप मैनुअल भी अगर करना चाहे तो इस ट्रेस की मशीन के अंदर जो नर्सरी है उसको भी यूज किया जा सकता है, वो कोई ऐसा इशू नहीं। क्योंकि इसका जो अभी तक काफी अच्छा ठीक हो चुका है। आज है, अभी जिसने लगानी है अभी तक कितने फीसद लग चुकी होगी? अभी तक नर्सरियां लग गई हैं पंजाब में? कोई अंदाजा है आदिल भाई कितने फीसद लग चुकी हैं? सर ये आपको जैसे कि पता है डिफरेंट वैरायटीज है, जैसे एक नौशहरा बिरकान जो हमारे इलाके में पहले 86 बहुत लगती थी, अब कोई 1-2 साल से सुपर कायनात 1509 के लोगों का ट्रेंड चला गया कि उस तरफ लेके जाए। वो एक तो उसकी यील्ड ज्यादा है, प्लस हमारे इलाके की जो सी आबो हवा है उसने उसको सूट किया, तो 86 कम होके 1509 आ रही है। इसी तरह अगर आपने सुपर लगानी है तो उस हिसाब से ही वो जाके लगेगी जून में, तो 15 मई से ऑनवर्ड वो जो सी उसके हिसाब से पनीरी लगाना शुरू करेगी। ये तो डिपेंड करता है कौन सी वैरायटी आपने लगानी है, उस हिसाब से आप समझ ले 25 से 30 दिन पहले प्लांटेशन जब आप सोच रहे हैं उससे 25 से 30 दिन पहले पनीरी काश्त करना शुरू करते हैं आप अपने हिसाब से। ये तो फार्मर अपने इलाके और अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से लगाता है। डॉक्टर साहब अभी मैंने देखा डॉक्टर आरिफ साहब ने भी ज्वाइन किया हुआ है, तो आरिफ साहब चूंकि वैरायटी की बात आई तो डॉक्टर आरिफ साहब से मैं इस पे थोड़ा सा कमेंट कर दूं इनकी बात पे। जो 1509 का टाइम कालाशाह काकू ने 1509 को मोस्टली किसान बासमती ही कहते हैं, तो उसका जो टाइम ऑफ सोइंग है वो जो उन्होंने रखा हुआ है वो है 20 जून तक। वो इसको लेट रिकमेंड करते हैं, वो इस वजह से करते हैं क्योंकि ये फोटो पीरियड नॉन सेंसिटिव है, ये जल्दी फ्लावर कर जाती है। अगर इसको अर्ली सोइंग करेंगे तो उसका प्रॉब्लम ये आता है कि इसमें इनफर्टिलिटी काफी ज्यादा आती है, तो अर्ली सोइंग वो इसकी रिकमेंड नहीं करते, वो मोस्टली यही कहते हैं कि इसको लेट ही रखा जाए। तो जो दूसरी बात आपने की है कि इसमें अभी तक कितनी सोइंग हो चुकी है, बड़ी मुश्किल से 5% तक, 5 से 10% तक सोइंग हुई होगी, बड़ी मुश्किल से। ज्यादातर जो सोइंग है वो 20 मई के बाद ही होती है, और गवर्नमेंट की पंजाब गवर्नमेंट की भी रिकमेंडेशन यही है कि 20 मई के बाद ही नर्सरी सोई की जाए।
उससे पहले तो वो वैसे भी वो कहते हैं ये अलाउ नहीं है। बहुत शुक्रिया। ਇਹ ਜੀ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ डॉक्टर आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम सर। आप सर थोड़ा सा आपने तो चूंकि मौसम के हिसाब से, अब चूंकि मौसम बदल रहे हैं और अभी इस दफा तो अभी मौसम माशाल्लाह बड़ा ठंडा चल रहा है, तो इस वक्त मतलब आपकी क्या मतलब राय क्या है कि जिम्मेदार को अपनी जो जिसने जो वैरायटियां लगानी है, किस वैरायटी का मतलब मौसम पे क्या असर है, कुछ बता सकते हैं? कुछ अंग्रेजी फिर मुंह में आ जाती है माजरत के साथ, कि क्या ऐसा हर वैरायटी का जो है वो दर्जा हरारत के साथ फर्क है, तो आपको थोड़ा सा जरा गाइड कर सकते हैं कि इनकी पैदावार पे इसका क्या असर होता है? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसा डॉक्टर कि साहब। अभी आप मुझसे पूछ रहे थे कि जी इस वक्त तक कितने एरिया कितनी ज्यादा नर्सरी जो है ना कितने परसेंट लग चुकी होगी। तो सर आसिफ साहब ने बताया कि मुश्किल से 5% लगी होगी, और वाकई ऐसा ही है कि जैसा कि पंजाब गवर्नमेंट का जो है जो रिकमेंडेशन है, सिफारिश है, वो यही है कि 20 मई के बाद जो है ना उसको नर्सरी लगनी चाहिए। इस वक्त जो नर्सरी लगी है ज्यादातर वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से ना हाइब्रिड राइस जो भी लगा रहा है, खास तौर पर ये सिंध में या जो लोअर पंजाब वगैरह में है, वहाँ पर हाइब्रिड राइस की काश्त हो रही है। तो लोग यही करते हैं कि जी हाइब्रिड राइस का उनका कोई वो नहीं होता कि जी कब लगानी है क्या करना है, उनको जितना अर्ली मिल जाता है वो लगाना शुरू कर देते हैं। मेन ये मकसद ये होता है कि किसी तरह ना हम 2 क्रॉप ले लें उसमें। लेकिन जो सिफारिश के जरिए वो उसका यही है कि हम 20 मई के बाद लगाएं। अच्छा, वैरायटी का यही होता है कि जो नॉन बासमती है उसका तो यही है कि आप 20 मई से शुरू करें और आप 10-15 जून तक इसको काश्त कर सकते हैं। जबकि बासमती का है कि बासमती आप जून के पहले हफ्ते से बाद से शुरू करें। उसका ये होता है कि वो थोड़ी लेट होती है और फिर वो फोटो सेंसिटिव होती है। बासमती ने जाके जो मेच्योर होना होता है या वो अक्टूबर नवंबर में जाकर ही इसकी ना हार्वेस्टिंग होती है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ही यही है। अच्छा, जैसा आसिफ साहब ने बताया जी किसान बासमती जिसे 1509 भी कहते हैं, उसका रिकमेंडेशन ही यही है कि उसको लेट से लेट लगाया जाए, इसलिए कि वो है अर्ली, लेकिन उसने जो पकना होता है वो उसने उसमें मौसम में पकना होता है जब ये सुपर और दूसरी पकती हैं। तो हर वैरायटीज की डिफरेंट डिफरेंट सिफारिश है कि जी उसको किसने कब और कब पकना होता है। हाँ, वो बासमती जो कहने के तो बासमती हैं लेकिन फोटो सेंसिटिव नहीं होती हैं, इसलिए लोग इसको जो ना 20 मई से भी काश्त कर लेते हैं और अर्ली होती है तो कोई मसला नहीं होता, तो वो फोटो सेंसिटिव नहीं होती, तो वो उनकी मेच्योरिटी भी हो जाती है और उनका दाना भी बन जाता है इसका। तो जो इंस्टीट्यूट अपनी वैरायटी रिलीज करता है उसके साथ सिफारिशात भी देता है कि इसको कब करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मैं तो यही मशवरा दूंगा जी, बासमती जिसने भी लगानी है पनीरी, वो जून के फर्स्ट वीक के बाद से लगाए तो उसकी पैदावार सही आएगी। और नॉन बासमती या जो मोटा चावल है वो 20 मई से काश्त करें, और अगर तो उसको उसमें हीट टॉलरेंस है तो कोई मसला नहीं होगा। अगर वो हीट टॉलरेंस नहीं है, जैसा बहुत सारे हाइब्रिड राइस कभी कभी जो ना उसमें हीट टॉलरेंस नहीं होती है और उनको चेक भी नहीं किया जाता, तो वो थोड़ा लेट भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं होगा, इसलिए कि वो स्केप कर जाएगा। जो हीट वेव जो आती है वो उसे स्केप कर जाएगी और आपको यील्ड भी अच्छी मिलेगी। डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पर जो ना बहुत एक खुली बात कर दी कि बासमती को अभी हाथ ना लगाएं, उसको 1 जून तक रोक दें, ठीक है जी। और जो दूसरा जी मोटा चावल है वो आपने लगाना, चूंकि ये हमारा बैठक होती है जिम्मेदारों के लिए, वो अपने लेवल पे समझते हैं, हम साइंसदानी डिबेट में नहीं पढ़ते। तो अच्छा, अब आपने ये बता दिया, तो अब जिम्मेदारों को क्या पता हीट टॉलरेंट क्या है, गर्मी को कौन बर्दाश्त करती है, तो बता सकते हैं कि कौन सी वैरायटियां जो है गर्मी को बर्दाश्त कर रही हैं, कौन सी नहीं कर रही है? अगर आप 1 बाय 1 बता दें, ठीक है जी, कि कौन सी जो है वो गर्मी को बर्दाश्त करती है, कौन सी नहीं करती, कुछ है अंदाजा आपको इसके बारे में? नहीं, 1 बाय 1 ऐसा मैंने कहा ना, जो जो वैरायटी अपनी बनाता है वो उसके साथ इसकी सिफारिश भी देता है कि इसमें हीट टॉलरेंस है या नहीं है। जैसा मैंने कहा कि जो हाइब्रिड रिलीज कर रहे हैं उनके पास इस वक्त कोई ज़्यादा जो है ना वो इनका डाटा नहीं होता, वो बाहर से आती हैं। हाँ, कुछ ऐसी हैं जो मैंने सुना है कि गार्ड के 1-2 हैं जिसके अंदर हीट टॉलरेंस है, जो ज़्यादातर सिंध में लगती हैं, उसके अंदर हीट टॉलरेंस है। बाकी मुझे हाइब्रिड का नहीं पता, हो सकता है हो। जहाँ तक बासमती का सवाल है तो बासमती के लिए मसला नहीं होता, इसलिए कि बासमती जब पकती है उस वक्त तक हीट वेव निकल चुकी होती है। जब उसका सिट्टा निकल आता है उस वक्त तक हीट वेव खत्म हो चुकी होती है, मौसम हल्का सा ठंडा हो रहा होता है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो बासमती के लिए तो कोई मसला नहीं होता है।
तो नॉन बासमती के ज़्यादातर मसले होते हैं, ज़्यादातर मसले जो है ना वो जो सिंध में आते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट आती है। हमारे यहाँ पिछले 1-2 साल पहले ठीक-ठाक हीट वेव आई थी और हमारे पंजाब में भी बड़ा अच्छा खासा जो है ना वो यील्ड लॉस हुआ था ड्यू टू हीट की वजह से। तो मैंने कहा ना जो वैरायटी रिलीज़ करता है उसके साथ सिफ़ारिशात ये बताता है कि जी हमारी हीट टॉलरेंस है या नहीं है या उसको फ़ायदा होगा नहीं होगा। बाज़ सिफ़ारिशात में लिखा होता है कि हीट टॉलरेंस है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली जब हीट वेव आती है बहुत ज़्यादा, उसमें तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता जितना भी हीट टॉलरेंस हो। अगर आपका उस दाना बनने के वक़्त अगर उसकी 45-48 पहुँच जाता है, मेरे ख़्याल से मुश्किल से जो है ना वो कोई आपको इतनी सारी यील्ड देगा। जी। डॉक्टर साहब ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ जगह ਉਹਦੇ ਚ ਰजिस्ट ਉਹਦੇ जगह वो हीट वाला है भी सही, लेकिन अब फिर बात आती है जमीन की तैयारी की कि जमीन आपने कैसे तैयार की हुई थी। तो यहाँ पर मैं डॉक्टर बाबू फजल साहब के पास जाते हैं, जो हम आजकल बात करने के जमीन के अंदर उसकी जो अगर उसकी जो बाकियात है पिछली फसल की, उससे जमीन ठंडी रहती है, तो इसका इस पे कसर होता है। डॉक्टर बाबू फजल साहब आपके पास आ रहे हैं सर, ये थोड़ी सी जो डिबेट है ना वो एक कन्फ्यूजन का शिकार हो गई है जी डॉक्टर बाबू फजल साहब। अच्छा देखिए, कंफ्यूजन को दूर कर दें। पहले तो ये कि आजकल जो हम बातचीत कर रहे हैं, डॉक्टर साहब आपकी आवाज थोड़ी सी नहीं सही आ रही, अगर आपने शायद इंटरनेट का मसला आ रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही सही। तभी हम बासमती वैरायटीज पे नहीं जाते। ठीक है, डॉक्टर साहब आपका इंटरनेट ठीक हो तो फिर बात करते हैं। आपका इंटरनेट बिल्कुल बिल्कुल हम आपकी आवाज नहीं समझ पा रहे, तो इसलिए थोड़ा जब आप स्टेबल हो जाएं तो फिर बताइए। कह रहा हूं कि अगर हम डॉक्टर साहब आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। आजकल नॉन बासमती वैरायटीज की सोइंग की बात करनी चाहिए। जी ठीक है, जी बात जी आपकी आवाज बीच में सारी ठीक कट गई थी, वो पता नहीं ठीक है। कोई बग आ गया था। जी आप दोबारा बताइए कि आप कह रहे थे कि अभी इस वक्त हम बात कर रहे हैं मोटे चावल की, हम बासमती की बात ही नहीं कर रहे। ठीक है जी जी, आप वाली बात कर रहे थे। जी 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 बोलिए डॉक्टर साहब, जी बोलिए। हमारे मेरा बैठक का टाइम भी खत्म होने वाला है, अब उसको हम जी जी अच्छा ऐसे करते हैं। इधर जी जी काफी आंधी आई हुई है। अच्छा अच्छा ठीक, इस वजह से चले आप ऐसे करें, जब तक आपका इंटरनेट ठीक हो जाता है फिर हम दोबारा आपके साथ बात करते हैं। तब तक जो है ना हम जरा ये डॉक्टर साहब की जो वैरायटीज हैं कुछ उनके बारे में पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब आपसे पूछते हैं, आपकी कुछ वैरायटीज हैं, जैसे आप इसके बारे में बताएं। मैं ये जो अभी शो करता हूँ ना, आपकी जो 5-6 वैरायटीज हैं, तो इनके बारे में आप कुछ थोड़ा सा गाइड करें। जी डॉक्टर साहब आइए आपकी तरफ मैं लेके आ रहा हूँ वापस, आरफ साहब। तो ये वैरायटी आपकी जो है जिसको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, इसके बारे में बताइएगा कि इसके क्या ट्रेड्स हैं, इसका क्या। जी जी ये है, ये तो बासमती में चलेगा, हम बासमती में नहीं जाना हमने हमने लेट मी स्टॉप अगेन। आपकी जो वैरायटीज आपने को भेजी थी उसमें मुझे नॉन बासमती भी है वैरायटी डॉक्टर साहब। में जो है ना वो 2 हैं, एक निपजी 5 है और निपजी GSR 6 है। जी निपजी GSR 6 जिसे हम कहते हैं, GSR का मतलब है ग्रीन सुपर राइस। ये जी जी वो आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, आ रही है, आ रही है जी, आ रही है। जी ये मैं दिखाता हूँ उसको, ये भी आपको नजर आएगी। जी ये वाली है। ये वाली है GSR 6 आपकी। हाँ जी ये वाली, हाँ जी ये वाली जो वैरायटी अब नजर आ रही है उसके ऊपर अभी। जी 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 अभी आना शुरू हो जाएगी। खैर मैं बता रहा हूँ, जी निपजी जी GSR 6 जो है, जी निपजी GSR 6 जो है वो एक नॉन बासमती जिसे हम मोटा चावल कहते हैं वो वैरायटी है। ठीक है,
और इसको हम आप कंपेयर कर सकते हैं, जिस तरह के इसका 133 है, 282 ये दाना उस तरह का होता है, ठीक है। EG6 का दाना थोड़ा छोटा सा होता है, इसमें चॉपीनेस ज़्यादा होती है, जबकि GSR 6 का जो ना वो दाना बड़ा अच्छा है, उससे बड़ा भी है, ठीक है। इसकी पैदावार हम कहते हैं कि जी इंशाल्लाह अगर ये सही इसकी मैनेजमेंट की जाए, प्रैक्टिस की जाए, तो 100 मन इसकी बड़े आराम से यील्ड आ जाती है, ठीक है। मैनेजमेंट सही होनी चाहिए, सही टाइम से इसकी जो है वो सोइंग होनी चाहिए, तो इसको मसला कोई नहीं होता। और ये जो हम कहते हैं इसकी यील्ड एट पार विद हाइब्रिड है। अच्छा, इसका फ़ायदा मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था बैठक में ही, कि जो निब्जी GSR 6 जो है, वो निब्जी GSR 6 और निब्जी 5 दोनों जो हैं वो ओपी वैरायटीज़ हैं, ठीक है। ओपी का मतलब है कि आप इसको जिसे इनब्रेड वैरायटीज़ कहते हैं, इसको आप हर साल जो है ना वो आपको कंपनीज़ के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है। किसान थोड़ा बहुत अच्छा सीड उसमें से अपने निकाल ले और उसको नेक्स्ट ईयर के लिए, अगले साल के लिए आपके काश्त के लिए रख सकता है। तो इसका जिस तरह आप इसको मैंने कहा ना, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं हाइब्रिड राइस के एज़ कम्पेयर उसकी यील्ड के हिसाब से। तो जिस तरह आजकल हाइब्रिड राइस का सीड जो है वो 25 से 30 हज़ार रुपए पर एकड़ के हिसाब से मिल रहा है, बल्कि अब तो ज़्यादा ही महंगा हो गया है। तो ये बहुत ही सस्ता हो गया है, इसको आप 1500 से 1500 से 2000 पर एकड़ आपको सीड मिल जाता है इसका, ठीक है। और इसकी झाड़ भी बड़ी अच्छी है, उसका दाना भी भारी-भारी है, उसका आप सिट्टा देखिएगा, सिट्टा जो है ना आप उसको कंपेयर कर दें 133 के साथ खड़ा कर दें, तो आपको पता चलेगा कि सिट्टा और 133 का और निब्जी GSR 6 में कितना फ़र्क है। तो ये माशाल्लाह से बड़ी अच्छी जो है ना उसकी वो पैदावार इसकी अच्छी है। अच्छा, अब निब्जी 5 की बात कर लें, तो निब्जी 5 जो है, इससे GSR 6 से इसकी यील्ड उससे कम है, ये भी नॉन बासमती है। इससे भी हम KSK 133 से आप जो है ना उसके दाने को कंपेयर कर सकते हैं। और इसका जो जो पोटेंशियल है वो हम GSR 6 के से कम है उसका, लेकिन उसमें एक अच्छी खुशियत ये है कि वो हीट टॉलरेंट है, ठीक है। अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी वो हीट आ जाती है, तो दूसरी वैरायटी के मुकाबले में ये आपको यील्ड अच्छी देगी, ठीक है। उसकी दो GSR 6 की और निब्जी 5 की दोनों की जो है ना वो हाइट छोटी है, इसलिए इनकी लॉजिंग भी नहीं होती है, और उनका सिट्टा भी मजबूत है और इतनी जल्दी गिरता नहीं है ना। तो ये इनकी खुशियात हैं। तो निब्जी 5 जो है ना हम ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि सिंध वालों को जो है ना रिकमेंड करें कि वहाँ पर जो अपर सिंध में जो हीट वेव आती है, तो उसमें जो है ना वो कामयाब वैरायटी है निब्जी 5। निब्जी GSR 6 अब तो हमारे से ना वो बासमती एरिया से भी लोग लेके गए हैं, नॉन बासमती एरिया से लोग लेके गए हैं, सिंध में भी अच्छे खासे लोगों ने हमसे जो है ना वो मांगा हुआ है। तो निब्जी GSR 6 जो है ना इस वक्त ज़्यादातर हमारी निब्जी GSR 6 बहुत ज़्यादा जो है ना वो फार्मर्स के पास गई हुई है, पिछले साल भी गई हुई थी। और जैसे मैंने कहा ना, हमने कंपनियों से जो है ना वो एग्रीमेंट भी किया हुआ है। वो कंपनी लास्ट ईयर हमसे प्री बेसिक सीड लेके गए थे, इस दफ़ा बेसिक और सर्टिफाइड सीड बना करके वो खुद ही जो है ना वो सिंध के डिफरेंट जो है ना वो रीजन्स में जा करके उसको प्रमोट कर रहे हैं जी। जी डॉक्टर साहब, जी खालिद बहुत साहब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ बड़ा टाइमली जो है ना आए हैं, अभी इमरान शेख साहब तशरीफ लाए हैं मेरे ख्याल में, अगर हमें सुन सकते हैं। जी इमरान भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब। ਤੁਸੀਂ सॉरी मैं ना ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ नहीं ਲਾਂਬੀ नहीं ਦੀ सर, ਬਾਟਾ ਖਤਮ एक्चुअली होने ना लगी। हमारी एक सीड कंपनी है, तो वो ना उसकी गंदम पड़ी हुई थी, तो वो डीसी उठा के ले गए, तो मैं वो वापस लेने गया हुआ था। ओ मेरे अल्लाह तो का। फरूक आदिल साहब कॉल में है, तो गुजरांवाला के डीसी भी बड़े डाटे हैं, तो काफी उन्होंने तंग किया जी। तो उस वजह से ना ये मैं ये प्रोग्राम ऑन एयर हो रहा है, इससे जो पता लगे कल सावी ने फाड़ के चुक के लाए कि सावी ये गल्ला को कर दिए। ठीक सर जो है। काम पाकिस्तान में ठीक करते हैं ना, उनको प्रॉब्लम आते हैं, तो और अच्छा जो टैक्टफुली करते हैं उनको नहीं आते। जी जी जी, उन्होंने बड़ी शुक्रिया। अच्छा, जो उस पे हम ना ऑफ द लाइन थोड़ी सी बात करेंगे, जरा क्विकली बता दें अभी हम, मतलब आपका अपना तजर्बा क्या कह रहा था अभी इन वैरायटीज के बारे में, जो कि मार्केट में इस वक्त बड़ा गलत धंधा चल रहा है। लोग इधर से ला के अपनी वैरायटी उधर से बेच रहे हैं, कोई उधर से इंडिया से आ रही हैं, तो हम जो है
पाकिस्तान में जब उसकी मतलब वैरायटीज की सिलेक्शन सही नहीं होगी तो क्या नुकसान होगा? थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं और हमारे इंस्टीट्यूट की जो वैरायटीज उनके बारे में बताइए। जी, आपके ओवर टू यू। डॉक्टर साहब थैंक यू। मैं बड़ा स्पेसिफिक और सिंपल सी बात करूंगा। जो काम माशाल्लाह डॉक्टर आरिफ साहब कर रहे हैं, डॉक्टर आसिफ निबजी, ये वो चीज है कि जो हाइब्रिड जितना महंगा सीड है और ये लोगों को बचा रहे हैं, और जीएसआर के ऊपर जो काम है डॉक्टर जौहर का और चाइना में, और डॉक्टर आरिफ इज अवर नेशनल प्राइड, और इनका तो रीप से ये गोल्ड मेडलिस्ट है। और इंडस्ट्री इतनी जल्दी फार्मर्स के और साइंटिस्ट के साथ अलाइन नहीं होती, तो लेकिन इनका काम इस तरह का था कि राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मजबूर हो गई कि इनको एक्नॉलेज करने में। अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा कंजूसी इख्तियार करता है इधर, और मोस्टली ज्यादा यही समझा जाता है कि जी ये गवर्नमेंट से सैलरी लेते हैं साइंटिस्ट, तो ये काम कर रहे हैं तो इनको और ज्यादा काम करना चाहिए, तो अपनी ये ड्यूटी भूल जाते हैं कि एज ए इंडस्ट्री या हम लोग प्राइवेट सेक्टर को भी अपने नेशनल साइंटिस्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो डॉक्टर आरिफ साहब इज एन एक्सेप्शन, और ये एक्सेप्शन अपने काम में भी है और ये एक्सेप्शन इंडस्ट्री से अप्रिसिएशन के अंदर भी है। कटिंग शॉर्ट ये कि अभी आप वैरायटीज की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में जिस तरह मौसम बदल रहा है ना, इसी तरह वैरायटीज के ऊपर भी बड़ी ही तब्दीली आई है। और ये आज से 15 दिन पहले कुछ और था, आज कुछ और है। तो थंब रूल इसमें फार्मर्स के लिए ये है कि जो कंसोलिडेटेड मुस्तहकम वैरायटीज हैं, स्टेबल वैरायटीज हैं और रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में, एक्सपोर्ट उन्हीं की होगी, डिमांड उन्हीं की होगी। आज अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान में 6,000 रुपए रेट है किसान बासमती का, 8,000 रुपए रेट है सुपर बासमती का, 515 का सुपर 2019 का, और 9,000 रुपए रेट है सिंध वाली बासमती का। तो मैं यहाँ पे जो मैसेज फार्मर्स को ये देना चाहता हूँ कि नई वैरायटीज चाहे वो रजिस्टर्ड हैं, उनको आप थोड़े रकबे पे लगाएं, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि उनको अपने इलाके में लगाएं, इंट्रोड्यूस करें, क्लाइमेटाइज करें, चेक करें, उसके बाद उनको पूरे स्केल पे लाएं। अगर कोई 20 एकड़ का फार्मर है तो उसको ये नहीं चाहिए कि वो 20 एकड़ पे ही सारी नई वैरायटीज लगा दे, उसे ये चाहिए कि 5 एकड़ पे वो नई वैरायटीज को टेस्ट करे, 15 एकड़ पे वो उन वैरायटीज को लगाए जिनका रेट मुस्तहकम है, जिनकी एक्सपोर्ट हमारी स्ट्रीम लाइन है। अभी सुपर बासमती का सीड हम इससे पहले कह रहे थे कि सर सुपर खत्म हो गई है, सुपर कोई लगाना नहीं चाह रहा। आज मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, इस वक्त सुपर बासमती का सीड नायाब हो चुका है। आप बिलीव मी कि 5400 का बैग इस वक्त 8,000 में बिक रहा है, और अब कोई बंदा नाम नहीं ले रहा अनरजिस्टर्ड वैरायटीज का। जब गवर्नमेंट एक्शन लेती है तो चाहे वो काली गंदम हो और चाहे वो ये 1692 और 1718 और 1601 जो भी इंडियन वैरायटीज थी जो अनरजिस्टर्ड थी, वो अब नहीं लग रही। फार्मर को मैसेज मिल गया गवर्नमेंट का, मस्जिदों में ऐलान भी हुए और गवर्नमेंट ने बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है। अब हमने अपने फार्मर को ये गाइड करना, और फार्मर आ भी गया है। आज आप देखें इस मार्केट में 1692 का रेट 12,000 रुपए था 20 किलो का, आज कोई 6,000 को लेने को भी तैयार नहीं है। हर बंदा सुपर, क्यों? क्योंकि उसका रेट ज्यादा है। तो इकोनॉमिक्स वर्क्स एवरीवेयर। सीड माफिया चीट करता है लेकिन किसी हद तक, जब आप अवेयरनेस देते हैं तो चीजें बेहतर हो जाती हैं। कहने का ये मकसद है कि आप जो पुरानी वैरायटीज है, पुरानी से मेरी मुराद ये नहीं कि आप इतनी पुरानी लें जिनकी पैदावार कम है। जैसे सुपर 2019 है वो एक्सीलेंट है और वो एक्सपोर्टेबल राइस में आ रही है। तो फार्मर्स को सिर्फ ये मेरा मैसेज है कि नई वैरायटीज को 25% पे लगाएं, 75% वो वैरायटीज लगाएं जिनकी ऑलरेडी हमारे पास एक्सपोर्ट हो रही है। तो इस तरह हमारे फार्मर भी बचेंगे और उनको पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। जो 25% एरिया पे वो नई वैरायटीज लगा रहे हैं, उनमें जो टॉपर वैरायटी हो उसको अगली दफा वो 50% पे ले जाए, 75% पे ले जाए। तो ये मैसेज सावी के प्लेटफॉर्म से है कि फार्मर कोई लेबॉर्ट्री नहीं है, तजर्बे करने के लिए फार्मर नहीं है। फार्मर बड़ा गरीब बंदा है, 6 माह की कमाई है उसकी। तो अपनी वैरायटीज को पहले टेस्ट रिसर्च एरिया में करें, सेग्रीगेट करें। बहुत सारी वैरायटीज ऐसी हैं
जिनको रजिस्टर्ड हो गई लेकिन 3 साल बाद वो सेग्रीगेट हुई। किसान बासमती जो आज चल रही है और जो किसान बासमती रिलीज हुई थी, मुझे डॉक्टर आरिफ की मौजूदगी में इस पे बिल्कुल मेरी जसारत नहीं है कि मैं इस पे बात करूं। वो ज्यादा बेहतर बताएंगे कि हमें वैरायटी को टाइम भी देना चाहिए और फार्मर को इसको पूरे स्केल पे उसके बाद लाना चाहिए। डॉक्टर अबुल फजल साहब से लोग ऑलरेडी जानते हैं कि नई वैरायटीज को थोड़े एरिए पे लगाएं, जब वो आउट परफॉर्म करे बाकी वैरायटीज को तब आप उसको ज्यादा लेके जाएं। थैंक यू। शुक्रिया। आपने क्या कहते हैं कूजे दरिया को कूजे में बंद कर दिया इमरान भाई। कि जो कि बात ये है ना कि ये तो पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो सर्टिफाइड वैरायटीज है, कुछ वजह है साइंटिस्ट ने उस पर काम किया है, तो अप्रिशिएट करें, उसी के ऊपर चला जाए। ये जो बीच में आ जाता है जी कि वहां से आ गई इधर से आ गई, कोई पता नहीं है कि उसके साथ बीमारी क्या आएगी, क्या उसके साथ हमारे एक्सपोर्ट मार्केट को क्या अफेक्ट करेगी। तो चूंकि कल ट्रेसिबिलिटी में चाहिए तो उसमें हम मार खा जाएंगे। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल में आज की बैठक बिल्कुल आखिरी टाइम पे पहुंच गई है। तो मेरे ख्याल इसको थोड़ा सा समराइज करने के लिए मैं डॉक्टर मुफद्दल साहब के पास जाता हूं, वो अपना तजर्बा बताएं। डॉक्टर साहब जब वैरायटी लगाते हैं बेचने के वक्त आपको क्या मसला होता है, पूछा जाता है कि आपकी कौन सी वैरायटी है? जी जी डॉक्टर साहब थोड़ी सी बात करनी थी शेख इमरान साहब की बात पे, मैं इसको इंडोर्स करना चाहता था। तो एक और भी बात है कि जो हमारी बासमती वैरायटीज की जो अचानक से प्राइस इंक्रीज हुई है, जो पहले जो मार्केट में हमारा ज्यादा था, दूसरी फाइन वैरायटीज 1121 और 1509 की प्राइस ज्यादा होती थी, सुपर बासमती 1509 या जो कन्वेंशनल बासमती उनकी कम थी। अभी पिछले दिनों में जो यूरोपियन यूनियन के हैं उन्होंने भी अपने मार्कर्स डेवलप कर लिए हैं कि जो डिफरेंशिएट करें जो प्योर बासमती है उसमें और जो पूसा टाइप बासमतीज हैं उनमें, जो इंडियन पूसा टाइप बासमती हैं। तो चूंकि वो मोस्टली अब सेंसिटिव हो गए हैं इस मामले में, वो डिफरेंशिएट करना शुरू हो गए हैं वो क्या प्योर बासमती है और क्या दूसरी बासमती है, जिसको बासमती नाम देते हैं लेकिन वो असल में बासमती लॉन्ग ग्रेन है, फाइन है, लेकिन बासमती नहीं है। तो इस वजह से अभी जो हमें डिमांड है, फ्यूचर में डिमांड है सबसे ज्यादा हमारी जो बासमती है, प्योर बासमती है, कन्वेंशनल बासमती, सुपर बासमती 1509 सारा, इनकी मार्केट बहुत ज्यादा होगी। और इवन के जो इसके अंदर मिक्स होने वाली है सुपरी और 86, उसका रेट अब 5200-5400 तक पहुंचा हुआ है। जबकि जो हमारी इंडियन ये पूसा टाइप्स हैं सारी, इनका जो रेट है वो 5500 से 6000 है, यानी कि वो भी इनके साथ पहुंची हुई है हमारी नॉन बासमती भी। तो अभी आने वाले टाइम में फार्मर को कोशिश यही करनी चाहिए, चाहे थोड़ी सी यील्ड उनकी कम हो लेकिन जो बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं उनको जो अपनी बासमती है, कन्वेंशनल बासमती, प्योर बासमती, वही लगानी चाहिए। उसके लिए हमारी जो वैरायटी है निपजी बासमती, इसमें यह है कि ये प्योर वही सुपर की ही है, जस्ट इसके अंदर जीन डाला है उसका बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रेजिस्टेंस का, बाकी सारा जिनोम इसका सुपर बासमती वाला है। कुछ एरियाज पे फार्मर्स को, जैसे शेख साहब ने बताया है, कि पहले कम एरिया पे टेस्ट करना चाहिए, अगर वो इफेक्टिव रहती है, खास तौर पे उन एरियाज में जिनमें ब्लाइट का प्रॉब्लम आता है, तो इंशाल्लाह ये ठीक रहती है, तो आगे ये काफी इफेक्टिव रहेगी और अच्छी वैरायटी साबित होगी। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ साहब, बहुत मेहरबानी। तो मेरे ख्याल में आज का जो किसावी का टाइम खत्म हो रहा है, मेरे क्वेश्चन कुछ आए थे यहाँ पर। जी जी हम जो है ना जाने से पहले जो है ना डॉक्टर साहब से खुद पूछ लेते हैं जो कि फार्मर भी हैं, डॉक्टर मुफद्दल साहब। मेरे ख्याल में शायद वो भी ड्रॉप हो गए कॉल से। तो चलें, आई थिंक आज की डिबेट बहुत अच्छी रही, ताकि हम जो मैसेज देना चाहते हैं कि जिम्मेदार थोड़ी सर्च करें, सर्च खुद नहीं करना चाहता, एक्सपर्ट से पूछे। एक्सपर्ट्स में हम, चलो सावी भी एक इंटरमीडिएट कह लें, या बीच में हम भी आते हैं कि हम भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं साइंसदानों के साथ। साइंसदानों के साथ इन बेचारे बिजी होते हैं, इनकी लैब में काम करना होता है, हर जिम्मेदार के सवाल का जवाब नहीं दे सकते। तो आप सावी के चैनल के साथ जुड़े रहें, सावी की ऐप को डाउनलोड करें, सावी के एक्सपर्ट्स आपको उसके बारे में राय देंगे। और फिर हम, हमारे पास जो एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह, इमरान शेख साहब जैसे लोग, हम इनसे भी राब्ते में रहते हैं, जो हमें मार्केट में बताते रहते हैं कि जी आप चीज़ वो लगाएं जिसकी जो है कीमत आपको मुनासिब मिलेगी। तो इस चीज़ को करने के लिए इंशाल्लाह सावी फिर आपके साथ राब्ते में रहेंगे। हम लोग ये प्रोग्राम फिर कंटिन्यू करेंगे कुछ दिनों बाद। आज का प्रोग्राम ज़्यादा जो था हमारा सिर्फ वैरायटीज़ के ऊपर और अपनी नर्सरी लगाने पे था। तो अभी जो जाने से पहले एक दफ़ा फिर शेख साहब आप हमें एक बस अपनी राय से
क्या कहते हैं कि अपने जिम्मेदार हजरात को एक अपनी गुजारिश या अपनी क्या कहते हैं चीदा चीदा कलमात दे जाएं, सिफारिशात दे जाएं कि उन्होंने अभी तैयारी करनी है तो मोटे चावल को भी लगाएं, तो बासमती के लिए कितने दिन वेट करें। तो आपके मुंह से हम सुनना चाहते हैं। हमने इसको टॉपिक को आपके से बहुत पहले डिस्कस किया, लेकिन एक दफा फिर आपकी जुबानी थोड़ा सा सुनना चाहते हैं और आगे मशीनी लगाओ और उसके बारे में बताना चाहें तो। जी इमरान भाई। थैंक यू डॉक्टर साहब। मशीनी फोटो कास्ट याद कर सकते हो डॉक्टर साहब इमरान भाई, फोटो आ जाए तो फिर बंदा पता लगता है कि वाकई बंदा ही बोल रहे थे। अच्छा अच्छा जी प्लीज। मैं ये कह रहा था कि जस्ट जो है ना, ओके, इंटरनेट का ठीक है, नो नो प्रॉब्लम, बगैर उसके रहेंगे। जी जी ठीक है। जी मैं ये कह रहा था कि इसमें ना जो मेन इशू है ना हमारा वो ये है कि पहली बात मशीनी काश के ऊपर हमें पूरा एक इवेंट लहदा रखना चाहिए, ये एक मेन चीज है। और आपका जो मेन सवाल है कि दो मैसेज, पहला मैसेज ये है कि आपको बीज को दवाई जरूर लगानी चाहिए जो कि नहीं लगाते फार्मर, और दवाई वो लगानी चाहिए जो कि आगे जाके हमारे लिए प्रॉब्लम ना बने। मतलब जो भी लोग थायोफनेट या टॉप्सन एम लगाते हैं वो डीजनरेट होके ट्राइसाइक्लाजोल बनता है जो कि बैन है। दवाई जरूर लगानी है और दवाई वो लगानी है जो कि रजिस्टर्ड और रिकमेंडेड है। अब मैं वैसे नाम तो हम नहीं लेते, फ्लूडॉक्सिनिल प्लस मेटलॉक्सल जो है ना वो दवाई है और वो सिंजेंटा की या ब्राउन मैक्स के नाम से अवेलेबल है। इस वक्त की जो बेस्ट सीड ट्रीटमेंट वैरायटी दवाई है वो यही है। तो एक तो आप बीज को दवाई लगाएं ताकि बकाइनी और बाकी मसाइल आपके ना आए। दूसरी जो मैं चीज आपको मेन अपने किसान भाइयों से जो आखिरी मैसेज ये मतलब देना चाहता हूँ कि एक चीज याद रखें कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में दो प्रॉब्लम है मेन। पहला प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इतना चावल ही नहीं है कि हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकें, तो हमने पैदावार बढ़ानी है अच्छी सीड के साथ, अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिस के साथ, अच्छी मैकेनाइजेशन, जो गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, अच्छे जो तरीके हैं। दूसरी जो मेन आखिरी चीज है वो ये कि हमारी पैदावार जब बढ़ गई तो सिर्फ ये कि जो हम उसके ऊपर जहरों के स्प्रे करते हैं ना उसमें कोशिश करें कि हम दानेदार स्प्रे, दानेदार जहरें ज्यादा डालें, और मुंजी जब पकने के करीब होती है उससे पहले स्प्रे करें, उसके बाद ना करें, क्योंकि जो दानों में जहरीले असरात की वजह से एक्सपोर्टेबल राइस हमारा कम हो जाता है, शिपमेंट वापस आती है। तो ये जो दवाइयों की कंपनियां हैं इन्होंने बंदे भर्ती किए हुए हैं, अगर आप इतनी बेचेंगे तो मोटरसाइकिल, इतनी बेचेंगे तो गाड़ी मिलेगी। तो ये जितने भी ट्रेडर, आड़ती, रिटेलर इसमें इन्वॉल्व हैं और उनका अपना फायदा है कि वो कॉटन के प्रोडक्ट मुंजी में डाल रहे होते हैं, क्योंकि मुंजी जो है वो कॉटन एरिया में भी लग रही है तो वो फिर फर्क नहीं रखते। तो ये दो अगर चीजें हम बढ़ा लें कि पैदावार हमारी बढ़ जाए और दूसरा उसमें पेस्टिसाइड जो है वो वक्त पे हो। मैं ये नहीं कहता कि पेस्टिसाइड ना करें, वक्त पे स्प्रे करें यानी कि बर वक्त पहले, और जब आप काटने लगे तो कम अज कम जो है ना 21 दिन का वक्फा जरूर हो और 21 दिन के वक्फे के बाद उसको काटें, क्योंकि जब आपकी मुंजी के कटने में 21 दिन से कम टाइम रह जाता है ना तो उस वक्त पौधे में जो मूवमेंट है जाइलम फ्लोएम की पत्तों से जड़ों में वो खत्म हो जाती है। और जब आप जहर इस्तेमाल करते हैं तेले के लिए या दूसरी चमक के लिए, जो ये नीम हकीम डीलर और दवाइयों वाले अपना टारगेट पूरा करने के लिए मासूम किसान भाइयों को मिसगाइड करते हैं, तो वो दवाई जो है क्योंकि पौधे में मूवमेंट खत्म हो जाती है तो वो दवाई वहां की वहां पड़ी रहती है और वो किसी भी तरीके से डिजेनरेट नहीं होती और वो दाने में मौजूद रहती है। तो 21 दिन से पहले आपने स्प्रे मुकम्मल कर लेने हैं और 21 दिन आपने अपनी मुंजी को जरूर देने हैं। उस मुंजी को रेट ज्यादा मिलेगा। आज अगर पंजाब का रेट 8,000 है, सिंध का रेट 9,000 है, तो उसकी वजह सिर्फ पेस्टिसाइड है। और मैं अपने फोरम में पाकिस्तान बासमती हेरिटेज फाउंडेशन की तरफ से ये एक अनाउंसमेंट भी है कि पेस्टिसाइड कंप्लाइंट यानी कि जिसमें जहर जरूर इस्तेमाल हो लेकिन अंडर द लिमिट हो, उसको हम 200 से लेकर 500 रुपए तक प्रीमियम पर 40 kg सावी के प्लेटफॉर्म से देंगे।
शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपने तो बहुत अच्छे जो है ना सजेशंस दिए हैं। बात यही है कि मतलब हम अगर अपनी फसल की ध्यान नहीं रखेंगे और उसके खर्चे भी कम नहीं करेंगे, ये भी एक आपने अंधाधुंध खर्चा करना और ऐसी स्प्रेयों की बात आपने की है वो बहुत आपके लिए नुकसानदेह होती हैं, फसल के लिए भी होती हैं, आपके माहौल के लिए भी होती हैं, और आपकी कल उसके जो पेस्टिसाइड के जो असरात हैं वो दाने के अंदर रहते हैं, और वहाँ अगर पाकिस्तान में खाते हैं तो हमारी सेहत इफेक्ट होगी, हमारे बच्चे इफेक्ट होंगे, हमारी आने वाली नस्लें जो है वो पानी में जाती है ये जहर, और बाहर जो एक्सपोर्ट होता है तो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों का हमने मद्देनजर रखना है। तो अब इन सारी चीज़ों पे जो है इंशाल्लाह डिबेट जारी रहेगी। हम चूँकि हमेशा कोशिश होती है कि वो जो करंट टॉपिक होता है उसी को लेके आए। तो मैं इसके साथ ही मेरे ख्याल में आज की इस बैठक का जो है, इसमें हमारे जो मज़ीद मेहमान आए थे, हमारे साइंसदान हज़रत माशाल्लाह डॉक्टर आरिफ साहब और उनके साथ उनके कुलीग आसिफ साहब, आसिफ महमूद साहब, आप सबके बहुत मशकूर हूँ मैं। उससे पहले अबू फजल साहब थे और आदिल साहब थे, आपका मशकूर हूँ कि आपने टाइम दिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह आपके साथ फिर इंशाल्लाह हम कुछ 2-3 हफ्तों बाद दोबारा इस टॉपिक को फिर लेके आएंगे, उस वक्त तक बासमती की बात ज़्यादा होगी। आज हमने खादों को इतना ज़्यादा टच नहीं किया कि खादें कितनी डालनी है, उसके लिए भी ये यही कहते हैं कि आप अपनी ज़मीन का तजिया ज़रूर कराएं। तजिया कराएंगे, तजिया ऐसे ही है जैसे आपने ना डॉक्टर के पास बीमार हैं, दवाई लेने जाते हैं, वो कहता है कि आप अपना ब्लड टेस्ट करा के लाओ। तो ये आपकी ज़मीन की शुगर जो है ना, समझ लो आपका जो है उसका ब्लड टेस्ट जो है वो उसका तजिया है। तजिया कराएंगे तो आप खादों का इस्तेमाल उस हिसाब से कर सकेंगे। फिर वो खादें जो महंगी खादें हैं, मतलब उनका मुतबादल क्या हो सकता है, फिर है कि आप पिछली जो फसल की जो बाकियात हैं उनको ज़मीन में कैसे लेके जाएं। तो ये सारी चीज़ें मरकबात जो है, जो सिर्फ जो पैदावार सिर्फ एक बीज से नहीं मिलती, पैदावार एक एक मजमूई सब चीज़ों का मरकब है। उसमें बीज का हिस्सा है, फिर ज़मीन का हिस्सा है, बोने का तरीका क्या है, अच्छा फिर उसके बाद आपने उसको खादें कैसे दी, उसकी बढ़ोतरी कैसे की, तो वो सारे जो है अवामल शामिल होके तो वो 120 मन या 100 मन या 80 मन के पास लेके जाते हैं। तो इन सारे स्टेप्स को करने के लिए आपने क्या कहते हैं कि अपनी दानिश को इस्तेमाल करें, एक्सपर्ट से पूछें, और पूछने में कोई हर्ज नहीं है। सावी से रब्ता करें, सावी हमेशा जिम्मेदारों के लिए मौजूद है, हम हेल्प करना चाहते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आसिफ साहब आपका भी, इमरान साहब आपका भी, और डॉक्टर आरस साहब आपका भी, और तमाम किसानों का और तमाम बहनों भाइयों का जिन्होंने हमारा इस प्रोग्राम को देखा। तो आपकी राय हमें चाहिए, कोई आपको क्वेश्चन हो वो पूछिए कि सावी किस तरह से कौन से प्रोग्राम लेके आए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है जिम्मेदारों को फायदा हो सके। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।